अगर कोई ये पॉडकास्ट देख लेता है ईमानदारी से तो बहुत सारे लीडरशिप, बिजनेस लेसन्स, साइकोलॉजी लेसन्स, लाइफ लेसन्स यहाँ से ही सीखने मिल जाते हैं। तो आज लीडरशिप की पोजीशंस है लेकिन सही कोचेस, सही ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं है। एंड हम सिर्फ बुक में से पढ़ के लीडरशिप नहीं सीख सकते। काफी बार होता है ना कि जब आपके लाइफ में फेलियर्स आते हैं तो आप ना डीमोटिवेट हो जाते हो और उस टाइम पे लोग और आपको डीमोटिवेट करने के लिए रेडी होते हैं। एक ऐसा सूत्र जो आपको लगता है कि ये चाणक्य जी की लाइफ से इंस्पायर्ड है और लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है। चाणक्य अर्थशास्त्र आज की मॉडर्न डे लीडरशिप के ऊपर भी एप्लीकेबल है और है तो कैसे कैसे? 100%, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो चाणक्य नीति के ऐसे क्या क्या लेसन है जो आज की डेट के यंग एंटरप्रेन्योर्स को काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं? सी, चाणक्य जी ये बताते हैं कि कोई भी चीज नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, प्रैक्टिकल है। एंड जब आप सीखना छोड़ देते हो, आप सोचना छोड़ देते हो। कोई ऐसी नीति चाणक्य जी की जो कि ना ये नीति अपना लोगे ना तो ग्रोथ तो 100% श्योर है ही है। अगर आपको कोई बिजनेस डिसीजन लेना है या बिजनेस में आगे बढ़ना है तो मेरा पर्सनल सजेशन, एक्सपीरियंस ये कहता है आप कार्तिकेय जी के मंदिर में एक बार जाके सिर्फ। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द वासु आर। आज हमारे साथ है मानसी। हेलो मानसी, वेलकम। थैंक यू वासु जी। मानसी, कब डिसाइड किया आपने कि आपको एक लीडरशिप ट्रेनर बनना है? तो मैंने आईटी इंजीनियरिंग किया हुआ है और उसमें मैं 2 साल फेल हुई। तो आगे मुझे यूएस से मेरा मास्टर्स करना था, बट लकीली आई वुड से डेस्टिनी हैड इट्स कॉलिंग। तो 2016 में राधा कृष्ण पिल्ले सर से मिली और सर ने मुझे बोला कि लीडरशिप की डिमांड और बढ़ने वाली है आने वाले समय में, तो आप लीडरशिप कोचिंग में आ जाओ, लीडरशिप ट्रेनिंग में आ जाओ। इनिशियली मैं सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकिंग करती थी एंड आज से 8-10 साल पहले इट वॉज नॉट अ वेरी फेमिलियर करियर कि हाँ पब्लिक स्पीकिंग आप करते हो वो बराबर है, बट मोटिवेशनल स्पीकिंग एज अ करियर उतना एक्सेप्टेबल नहीं था या उतने अपॉर्चुनिटीज उस टाइम पे नहीं हुआ करते थे। तो 2016 में जब मैं मिली तो सर ने मुझे बोला कि हमारा एक कोर्स लॉन्च हो रहा है, मास्टर्स डिग्री, वो आप कर लो और उसके बाद काफी आपकी अपॉर्चुनिटीज खुलना शुरू हो जाएंगे। अब जब आप मोटिवेशनल स्पीकर होते हो तो आपको पब्लिक को ट्रेन करने की आदत है। जब आप लीडरशिप की ट्रेनिंग देते हो तो आप क्वालिटी ओवर क्वांटिटी में आ जाते हो। एग्री, राइट? तो मेरे लिए वो एक ट्रांजिशन हुआ। 2019 में मैंने मास्टर्स इन लीडरशिप साइंस किया जिसमें चाणक्य नीति, चाणक्य अर्थशास्त्र, रामायण, महाभारत, ये सब पढ़ के लीडरशिप एस्पेक्ट्स मैंने समझे। और उसके बाद मैंने समझा कि लीडरशिप में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लीडरशिप इज परमानेंट, लीडर्स माइट नॉट बी परमानेंट। तो आज लीडरशिप की पोजीशंस है लेकिन सही कोचेस, सही ट्रेनर्स अवेलेबल नहीं है। एंड हम सिर्फ बुक में से पढ़ के लीडरशिप नहीं सीख सकते, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, प्रैक्टिकल विजडम, प्रैक्टिकल नॉलेज होना चाहिए। Correct. तो उसके लिए पहले मैंने ट्रेनिंग ली और उसके बाद फिर मैं लीडरशिप ट्रेनिंग और लीडरशिप कोचिंग में आई। तो ये एक मैंने समझ लिया कि पहले खुद को ट्रेन करो, उसके बाद ही आप किसी और को ट्रेन कर सकते हैं। आईटी से चाणक्य अर्थशास्त्र, ये बहुत ही डिफरेंट टाइप है वो है ना ट्रांजिशन जी। ये कैसे फेस किया था आपने? कुछ ट्रबल्स आए थे? बहुत ट्रबल्स यार, और स्पेसिफिकली जब आप एक मोटिवेशनल स्पीकर होते हो और आप जब फेल हो जाते हो तो लोग आपको आके बोलते हैं कि पहले खुद पास हो जाओ फिर आना मोटिवेट करने के लिए। तो मेरे लिए वो एक चैलेंज था। एंड 2 साल का जब ड्रॉप था उस टाइम पे मैंने साइकोलॉजी के कोर्सेस, एनएलपी, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है जो मुझे लगा कि एटलीस्ट आई कैन लर्न, फिर आगे जाके प्रोबेबली उसका मैं स्पेशलाइजेशन कर सकती हूँ। तो वो 2 साल मैंने वेस्ट होने नहीं दिए। काफी बार होता है ना कि जब आपके लाइफ में फेलियर्स आते हैं तो आप ना डीमोटिवेट हो जाते हो और उस टाइम पे लोग और आपको डीमोटिवेट करने के लिए रेडी होते हैं। तो काफी लोगों ने मेरे फैमिली को भी ये चीज बोली कि यार इसकी शादी करवा दो, आगे जाके रोटी तो सेकनी है, कहाँ ये मोटिवेशन देगी ये वो। सो बट देन मेरी फैमिली ने कभी गिव अप नहीं किया। तो मेरे लिए वो एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट था वो 2 साल के, जहाँ पे लोगों के लिए वो फेलियर था, मेरे लिए वो फ्रीडम था। कैसे फ्रीडम? कि मैं अपनों, मुझे जो भी सीखना है, मेरे अपने जो चॉइस के कोर्सेज है वो मैं सीख पा रही थी। डिस्क्लेमर, इंजीनियरिंग कंप्लीट की है मैंने। चाणक्य अर्थशास्त्र, चाणक्य नीति है ना, रामायण हुई, महाभारत हुई, आपने इन सबकी पढ़ाई करी है जी। हमारी ऑडियंस को ना बड़े सिंपल से शब्दों में बताओ, ये चाणक्य अर्थशास्त्र है क्या? राज विद्या, जिसको भी पावर पोजीशन एक्सपीरियंस करना है, जिसको एम्पायर क्रिएट करना है, जो फाउंडर है या जिसको बिजनेस करना है या जिसको एक अच्छा लीडर बनना है, उसको अर्थशास्त्र की पढ़ाई जरूरी है। जैसे हम कहते हैं भगवत गीता एक राजविद्या है, कौटिल्य अर्थशास्त्र यानी चाणक्य अर्थशास्त्र भी एक राजविद्या है। लोगों को चाणक्य नीति पता है कि ये चाणक्य ने बोला है, ठीक है, दैट इज फॉर कॉमन मैन। चाणक्य ने 2 किताबें लिखी थी,
कौटिल्य अर्थशास्त्र और चाणक्य नीति। तो जिनको राजा बनना है या जिनको पावरफुल पोजीशंस में आना है उनको अर्थशास्त्र की पढ़ाई करनी चाहिए, और एक कॉमन मैन को भी अगर सक्सेसफुल बनना है तो वो चाणक्य नीति की पढ़ाई करता है। अर्थशास्त्र में है 6000 सूत्र, चाणक्य नीति में अप्रॉक्स 350 सूत्र है। अच्छा, यस। कोई एक ऐसा सूत्र जो आपको लगता है कि ये चाणक्य जी की लाइफ से इंस्पायर्ड है और लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं है? जो वन ऑफ माय फेवरेट है और जो मैं अगर जो लोग बिजनेस करे अगर मैं उनको बताऊं तो वो है स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश दंड मित्र। अब क्या होता है ना कि जब आप बिजनेस करते हो तो बहुत सारे एंगल्स आपको समझने देखने, ठीक है। एंड चाणक्य जी वॉज अ पॉलीमैथ, उनको साइकोलॉजी आता था, फिलोसफी आता था, ही वॉज हिमसेल्फ एन एस्ट्रोलॉजर ऑल्सो। हर चीज का ज्ञान था। सी, इसका मतलब ये नहीं कि यू विल बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन, बट एज अ राजगुरु ये सारी चीजों का ज्ञान होना जरूरी है। बिल्कुल। तो वो ये बताते कि अगर आपको देखना है ना कि एक राज्य कितना पावरफुल है, अगर मैं बताऊं ये सेंस में कि किसी का बिजनेस देखना है कितना पावरफुल है, तो ये 7 पिलर एनालाइज कर लो। तो अगर आप लीडरशिप ट्रेनिंग की बात करो तो कभी भी जब कोई इंक्वायरी आती है कि भाई हमें लीडरशिप ट्रेनिंग या लीडरशिप कोचिंग चाहिए, तो पहले हम ये 7 पिलर एनालाइज करते हैं। स्वामी यानी लीडर हिमसेल्फ या फाउंडर हिमसेल्फ, अगर वो उसकी कुछ क्वालिटीज है जो अगर मैच नहीं हो रही है तो बिजनेस में प्रॉब्लम ये लीडर की वजह से ही आएगी। कई बार हम बोलते हैं ना टीम की वजह से प्रॉब्लम आ रही है, प्रॉब्लम टीम नहीं है, प्रॉब्लम वो फाउंडर ही है। इसलिए शुरुआत हम वहां से करते हैं स्वामी। स्वामी अमात्य, अमात्य यानी उनके राइट हैंड, चाहे वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, सीईओ हो सकते हैं। आपके राइट हैंड कैसे, ये भी डिफाइन करता है कि बिजनेस में कितने सीक्रेट्स बाहर आ रहे हैं, मास्टरमाइंड कौन बन रहा है, आगे जाके क्या प्लानिंग हो रही है, एक्सेट्रा। स्वामी अमात्य जनपद, आपकी कस्टमर्स और क्लाइंट्स कौन है। कई बार हमने देखा है ना, एवरीबडी इज योर कस्टमर, एवरीबडी इज योर क्लाइंट। चाणक्य कहते हैं ऐसा नहीं होता, यू हैव टू हैव अ सेट डिफाइंड प्लान कि भाई इनको हम केटर करने वाले हैं। स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। अब उस जमाने में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हुआ करता था, आज जैसे हम कैसे ऑनलाइन सेशंस देते हैं, ऑनलाइन पॉडकास्ट देते हैं, राइट। उस टाइम पे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कितना पावरफुल है कि बेसिकली आपके लोगों को प्रोटेक्ट कर सके, वर्क कल्चर कितना पॉजिटिव है या कितना इम्पैक्ट करता है, ठीक है। विजन मिशन को सपोर्ट करे, लोगों को ना काम करने में मजा आ रहा है। हम कहते हैं ना कि प्रोडक्टिविटी नहीं है, वो उनकी प्रॉब्लम नहीं है, वो एनवायरमेंट ही वैसा टॉक्सिक हो रहा है। Correct. स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश, फाइनेंस के बिना तो बिजनेस चलेगा ही नहीं। बिल्कुल। तो कैसे सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए कि जहां पे जैसे हम कहते हैं ना स्टार्टअप्स को फंडिंग का प्रॉब्लम होता है या कैश फ्लो का इशू होता है, ठीक है, तो आपके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। स्वामी अमात्य जनपद दुर्ग कोश दंड, दंड मतलब पनिशमेंट नहीं, दंड मतलब जैसे आपके एचआर हो गए, सेल्समैन हो गए, आपकी जो टीम है तो उनको कंटिन्यूसली ट्रेन करना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट मित्र, आपके एडवाइजर्स, और वो हो सकते हैं आपके फ्रेंड्स, कंसल्टेंट्स, सिचुएशनल एडवाइजर्स। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो हिडन पिलर है वो है आपके एनिमीज, आपके कॉम्पिटिटर्स। तो चाणक्य ये बताते हैं कि अगर आपने ये 7 मेन पिलर और जो 8वां पिलर है इसको स्टडी कर लिया ना, आपको एग्जैक्ट लूप होल पता चलता है कि एक्चुअल में जो रूट कॉज प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है। मतलब चाणक्य जी के ऑडिटर भी थे। यस, ही वाज अ पॉलीमैथ। उनको हर एक चीज स्ट्रेटेजिक डिसीजन से जुड़ी हुई है, कोई भी चीज बिना सोचे समझे वो करते ही नहीं थे। आज की जो मॉडर्न डे लीडरशिप है ना, बिकॉज आज की उस टाइम जैसे आपने बताया डिजिटल एरा था नहीं, तो आज की डेट में जो मॉडर्न डे लीडरशिप है वो एक डिफरेंट लेवल के ना इश्यूज को फेस करती है। तो क्या चाणक्य अर्थशास्त्र आज की मॉडर्न डे लीडरशिप के ऊपर भी एप्लीकेबल है, और है तो कैसे कैसे? 100%, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि पहले हम स्वामी की क्वालिटीज देखते हैं, ठीक है। अर्थशास्त्र में सिखाया जाता है कि सबसे पहले अ लीडर हैज टू बी अप्रोचेबल, ट्रेनेबल। अगर आज आप देखो कि कितना भी सक्सेसफुल आपका स्टार्टअप क्यों ना हो, कितने भी सक्सेसफुल एज अ ह्यूमन आप क्यों ना हो, बट अगर आपने सीखना छोड़ दिया, अगर आप में वो ह्यूमिलिटी नहीं है, तो वो एक राइट लीडर नहीं माना जाता है। जैसे हम कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में रेड फ्लैग्स, ये लीडरशिप के रेड फ्लैग्स है। और अर्थशास्त्र में 500 सूत्र सिर्फ लीडरशिप के ऊपर कि सबसे पहले एक लीडर कैसा होना चाहिए। तो एक तो ये, दूसरा लाइफ में हर एक को एडवाइजर्स की जरूरत पड़ती है, चाहे वो मेंटर के रूप में हो, चाहे वो एडवाइजर के रूप में हो, चाहे वो गाइडेंस के रूप में हो। तो उस टाइम पे भी एडवाइजर्स थे, आज भी एडवाइजर्स लगते हैं। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, हम एडवाइस तब लेते जब हम प्रॉब्लम में होते हैं। पहले लोगों को एडवाइस लेना नहीं है, लोगों को लगता है मुझे सब आता है, मुझे एक्सपीरियंस है। पर जब कोई बड़ी प्रॉब्लम आती है तब आपको याद आता है कि अभी एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है। और चाणक्य जी ये सिखाते हैं कि डिस्कस बिफोर यू डिसाइड। ये चीज हमने रामायण में भी देखी हुई है। आपको पता है देयर इज अ सीरीज द लेजेंड ऑफ हनुमान
ऑन हॉटस्टार Okay. कार्टून वाली हाँ। लवली सीरीज। और अगर आप वाल्मीकि रामायण भी पढ़ो, उसमें ऐसा एक सीन आता है जहाँ पे सुग्रीव अपने टीम के साथ बैठे, वानर सेना के साथ बैठे हुए, जामन काका भी है, हनुमान जी भी है, और उस टाइम पे ना प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी की एंट्री होने वाली होती है उस वन में। ठीक है। अब 1-2 दिन पहले ना एक बड़ा सा नाग का अटैक होता है सुग्रीव पे। तो सुग्रीव को ये लगता है कि मेरे भाई वाली का ये खेल है कि आज अगर 2 मनुष्य ये वन में आए हैं बिना बताए तो ये कोई मेरे भाई की चाल होगी। अब क्या होता है ना कि जब आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आता है तो आप पैनिक हो जाते हो, और वो तो राजा की पोजीशन में है तो ऑब्वियसली वो पैनिक है। और ऊपर से आपने देखा रहेगा कि जब वो सीन दिखाते हैं तो सारी जो वानर सेना है वो चिल्लाती है, वो एकदम हाइप हो जाती है कि भाई एक काम करते हैं, उनको मार डालते हैं, वो लोग 100% आपको मारने आए, ये वो। और उसमें से सबसे पहला लेसन जो हम सीखते हैं कि मेजॉरिटी डज नॉट विन। हम कहते हैं ना मेजॉरिटी जो बोलते हैं वो करना चाहिए, मेजॉरिटी गलत है यहाँ पे। बिल्कुल। और इम्पल्सिव डिसीजन अगर राजा लेता है तो फिर खत्म। उस टाइम पे हनुमान जी अमात्य का काम करते हैं कि भाई एक काम करो, हमें नहीं पता है कि भाई वो लोग क्यों आए हैं, तो मैं पहले जाऊंगा, मैं परखूंगा उनको कि भाई वो क्यों आए वन में, उसके बाद हम निर्णय लेंगे क्या करना है। और अगर ये आपके भाई वाली की कोई चाल है तो मैं मेरे गद्दे से उसको जवाब दूंगा। करेक्ट। तभी सुग्रीव महाराज बैठ जाते कि एक रिलीफ है कि हाँ ये तो हमने सोचा ही नहीं कि वो शायद मनुष्य है, वन में भटक गए होंगे। तो यस, तो इसमें मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि उसमें भी ना राजा की पोजीशन में तो सुग्रीव महाराज है ही। वो चाहते तो वो भी बोल सकते थे कि जाओ अटैक करो, और वानर सेना रेडी थी, पर डिस्कस बिफोर यू डिसाइड। कई बार हम जो सोचते वो सही नहीं होता है, और मेजॉरिटी जो बोलती है वो भी सही नहीं होता है। अगर वो लोग ने अटैक किया होता तो आज रामायण कुछ और ही होती। करेक्ट है ना। तो उस समय में भी वार्तालाप हुई थी, और इसलिए हम कहते हैं कि चाणक्य अर्थशास्त्र पढ़ने से पहले रामायण की पढ़ाई करो। बहुत सारी सिमिलरिटीज आपको देखने मिलती है। Correct. और कितने भी आप सक्सेसफुल क्यों ना हो जाओ, डिस्कशन करने से कुछ नहीं होता है। इनफैक्ट चाणक्य बहुत अच्छी चीज बताते हैं, मेंटेन योर डिग्निटी नॉट योर ईगो। हमारा ईगो बीच में आता है, मैं क्यों पूछूं, ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मेरे को तो सिर्फ डिसीजंस लेने हैं। अरे डिसीजंस भी लेने, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजंस कैन कॉज मोर हार्म, और मेजॉरिटी डज नॉट विन। ये सबसे बड़ा लेसन मैंने ये सीन से सीखा है। एंड आई वुड हाईली रिकमेंड, प्लीज वो पूरा सीरीज देखो, हर मोमेंट में आपको कुछ ना कुछ लेसन सीखने मिलता है। करेक्ट। और यही चीज चाणक्य सिखाते हैं। जी बिल्कुल। चाणक्य जी जैसे बोलते हैं ना कि उन्होंने काफी एम्फसाइज किया है अपनी बुक्स में भी, चाणक्य नीति में भी, चाणक्य अर्थशास्त्र में, फोरसाइट को लेके। जी। आज की डेट में जहाँ इतने सारे बिजनेस हैं, बहुत जल्दी जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, बहुत कुछ है हो रहा है आपके आसपास। जी। आज की डेट में लोग बाग वो फोरसाइटनेस वाली स्किल को कैसे डेवलप कर सकते हैं? बिकॉज हर चीज तो 10 दिन में चेंज हो रही है। जी। तो फिर भी कैसे वो फोरसाइट को ना डेवलप कर सकता है कोई इंसान? 2 चीजें हैं। सबसे पहले, कोई भी फोरसाइट डेवलप करने से पहले ना इनसाइट का होना बहुत जरूरी है। ओके। मैं आपको समझाऊं कैसे। अगर आप फ्यूचर की बात करो, पर अगर मैं अपडेटेड नहीं हूं तो मैं फ्यूचर भी कैसे बताऊं? मैं वो भविष्यवाणी की बात नहीं कर रही हूं। अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर जब कहते हैं कि विजनरी है, इसको समझ में आता है, इसकी फोरसाइट स्किल बहुत अच्छी है, इसका बिजनेस एक्यूमेंट बहुत अच्छा है, बिकॉज वो चीजें पहचान लेते हैं। और वो तब होता है जब यू आर वेल इन्फॉर्म्ड। तो इनसाइट्स अगर स्ट्रांग नहीं है, इफ यू आर नॉट इन्फॉर्म्ड, तो आप फोरसाइट भी अपना डेवलप नहीं कर सकते। करेक्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको पता है अर्थशास्त्र में राजा का ना शेड्यूल दिया होता है कि 90 मिनट का पूरा शेड्यूल होता है कि आपको ये पहले करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। पूरे 24 घंटे में से 90 मिनट्स कंपलसरी, राजा कितना भी बिजी क्यों ना हो, उसको रिसर्च का टाइम एलोकेट किया जाता है। अब आप बोलोगे यार उनको क्या जरूरत है, उनके पास तो टीम है, मंत्री है, डेलीगेट कर देंगे। आचार्य चाणक्य कहते हैं नहीं, राजा कैन नॉट बी आउटडेटेड, यू हैव टू बी अपडेटेड। जो हम कहते हैं ना कि रीड बिटवीन द लाइन्स, सी व्हाट इज नॉट शोन, हियर व्हाट इज नॉट सीन, ये फोरसाइट तो है, बट उसके लिए आपको समय देना होगा। एंड एवरी डे 90 मिनट्स वो रिसर्च का टाइम, रीडिंग का टाइम, ये बहुत जरूरी है। करेक्ट। और वो उस जमाने में भी, अभी आज आपके पास डिजिटल एक्सेस है, आज पॉडकास्ट सुन लो, लोगों से आप मिल लो। उस टाइम पॉडकास्ट नहीं थे, उस टाइम लाइव पॉडकास्ट हुआ करते थे, लाइव वार्तालाप हुआ करती थी, समुद्र के किनारे बैठ के ना बातचीत हो रही है। यस, बट 90 मिनट्स आप इमेजिन करो कि राजा को तो डिसीजंस लेने, उनके पास टाइम नहीं होता है। करेक्ट। बट उनकी ट्रेनिंग में ये कहा जाता है उनको कि आपके शेड्यूल में आपको खुद किसी को बिना बताए रिसर्च करना है, सीखना है। और आप देखते दुनिया में जितने भी आज सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स है,
उनका रीडिंग हैबिट हमें पता रहता है, बट उनका रिसर्च हैबिट ये फोरसाइट डेवलप करते हैं। लोगों को लगता है यार अगर मैं एविड रीडर हूं ना तो सब कुछ हो जाएगा, गलत। रिसर्च स्किल ये बहुत रेयर है। करेक्ट। एक ना सीरीज है सूट्स करके जी, तो सूट्स में ना एक एपिसोड आता है जहाँ पे ना वहाँ पे एक कैरेक्टर है डोना करके जी, वो एक बंदे को बोलती है जो कि एक स्टॉक मार्केट में ना पैसे लगाता है जी, वो उसको बोलता है कि यू हैव टू बी गनस्लिंगर ऑल द टाइम, अगर आपको टॉप पे बना रहना है, राजा बना रहना है। जी, तो मेरे हिसाब से मुझे भी ऐसा लगता है कि ना आपको और आपको लीड करना है ना टीम को, यू हैव टू बी योरसेल्फ एज ए गनस्लिंगर, जिससे लोगों को पता रहे कि ही इज द बॉस, ही इज समबडी हु कैन टेक बिग डिसीजन ऑन एनी पॉइंट ऑफ टाइम जब टीम को रिक्वायरमेंट है। यस, मुझे भी ऐसा लगता है कि ना देयर आर कपल ऑफ पॉइंट्स जैसे कि ना बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो आज की डेट में अप्लाई होते हैं चाणक्य अर्थशास्त्र के। जी, कोई एक ऐसा टाइमलेस प्रिंसिपल है क्या जो पहले भी एप्लीकेबल था, अभी हमारे 80s 90s में भी एप्लीकेबल था और आज 2024 के लास्ट में हम लोग आ गए, 2024 के लास्ट में 2025 में 2050 में भी वो एप्लीकेबल रहेगा? कोई एक ऐसा प्रिंसिपल? यस, वृद्ध संयोग, कंसल्ट एक्सपर्ट्स, या हम कह सकते हैं एसोसिएशन विद एल्डर्स। क्या होता है ना, जब आप कंटिन्यूसली सक्सेसफुल हो जाते हो, आपको लगता है अब मैं अपने आप चीजें करूंगा या करूंगी, और इसकी वजह से आप इम्पल्सिव हो जाते हो, आपके डिसीजंस गलत हो जाते हैं, आप ना चीजें ओवरलुक करते हो, और उसकी वजह से आप ही नहीं बट आपकी जो टीम है वो भी सफर करती है। उस टाइम पे भी, आज भी और फ्यूचर में भी आपको एक्सपर्ट्स की एडवाइस लगेगी। सी यू कैन नॉट बी जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। अब आप बोलोगे लेकिन चाणक्य जी तो पॉलीमैथ थे और होना भी चाहिए, बट उसके लिए उन्होंने समय भी निकाला ना। हम समय निकालते नहीं, हमें लगता है हम सबसे बिजी हैं, दैट्स नॉट द प्रोडक्टिव थिंग। तो ये चीज में आई वुड सजेस्ट कि एक्सपर्ट्स की एडवाइस लेनी है। आपके मेंटर्स कौन है वो ध्यान रखो, किसकी साथ आप सलाह कर रहे हो, वार्तालाप कर रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। एडवाइसेस कैन मेक यू और ब्रेक यू। करेक्ट। और मैं तो ये बोलती हूँ कि जब भी कोई सक्सेसफुल इंसान को आप मिलते हो ना, तो उसकी सक्सेस है बट उसके पीछे किसका दिमाग है वो देखो। करेक्ट। राजा से बड़ा राजगुरु होता है, Who's the kingmaker? Who's the kingmaker? और एक नहीं मल्टीपल भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि किसी एक इंसान की वजह से वो इंसान आगे आया है, राइट? तो वो मास्टरमाइंड्स कौन है? करेक्ट। कौन है वो लोग जिन्होंने उसको सपोर्ट किया है किसी एक की वजह से? ये जो हम कहते हैं ना सेल्फ मेड, मेरा ये मानना है कि वो सेल्फ मेड के पीछे भी ना सीक्रेट मेंटर्स का हाथ होता है। एग्री। जो शायद हमें नहीं पता, एंड दैट्स देयर पर्सनल चॉइस। बट कोई सेल्फ मेड अकेले नहीं होता है। हाँ, उसके एफर्ट्स सेल्फ मेड है, लेकिन किसी का तो गाइडेंस होगा ना, किसी का तो वैल्यू एडिशन होगा ना। एग्री। मतलब फॉरसाइट हो सकती है, यस, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग हो सकता है, वो सही मार्गदर्शन हो सकता है कि भाई आप ऐसे करना तो आपको ये सक्सेस मिलेगी, प्रूवन जो हम ट्रैक कहते हैं। तो ये चीज मैं कहूंगी कि जो वृद्ध संयोग है, एंड इट डज नॉट मीन कि वो एजेड होना चाहिए इंसान, आप बच्चे से भी सीख सकते हो। करेक्ट। बट वो सीखने की क्षमता, वो ह्यूमिलिटी होना बहुत जरूरी है। चाणक्य जी की लाइफ में ऐसी तो बहुत सारी स्टोरीज होंगी ना जिन्होंने आपको भी बहुत इंस्पायर किया होगा। कोई एक ऐसी इंस्पायरिंग स्टोरी उनके बारे में जो लोगों को शायद ना पता हो, पर आपको लगता है कि ये एक ऐसी चीज है चाणक्य जी की लाइफ के बारे में जिसने आपको बहुत इंस्पायर किया? अगर मैं आपको एक स्टोरी बताऊं जो जेन्युइनली आई थिंक वुड बी वेरी लाइफ चेंजिंग फॉर पीपल। हम कहते हैं ना कि राइवल्स के साथ मत कोलैबोरेट करो, ये तो राइवल है ना? आपको पता है चाणक्य जी के भी राइवल थे। ओके। अभी हमें लगेगा ही वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट मैन, ऑफ कोर्स ही वॉज, बट उस जमाने में अमात्य राक्षस हु वॉज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ मगध, मगध किंगडम, वो वाइज, इंटेलिजेंट और सबसे बेस्ट अमात्य थे। और अमात्य राक्षस धनानंद के सबसे लॉयल, आई वुड से टीम मेंबर बोलो या अमात्य बोलो, वो थे। एंड ही वाज अ चीफ एडवाइजर उस टाइम पे। और जब चंद्रगुप्त को राज अभिषेक हुआ, जब वो राजा बने, नाउ अमात्य राक्षस वो लॉयल टू हुम, धनानंद। तो उनको ये एक्सेप्ट ही नहीं था कि भाई मेरे अब राजा नहीं रहे और अभी चंद्रगुप्त आके राज्य संभालने वाले। और चाणक्य जी ने बस उनको इतना रिक्वेस्ट किया, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। अब वो लोग राइवल्स हैं, बट बिकॉज आचार्य चाणक्य एक शिक्षक थे, तो विद दैट रिस्पेक्ट अमात्य राक्षस ने ये बोला कि ठीक है, मैं ये प्रपोजल मानता हूँ, लेट्स हैव अ मीटिंग, देखते हैं आपको क्या बोलना है। तो बोले कि देखो, आपने अब तक मगध के लिए सोचा है, आपने ये कभी नहीं देखा कि भाई राजा कौन है। तो यहाँ पे धनानंद या चंद्रगुप्त की बात नहीं हो रही है, मगध की बात हो रही है, प्रजा की बात हो रही है। तो मेरी आपसे विनती है कि आज जब चंद्रगुप्त राजा बने हैं ना, तो अभी भी मगध के जो प्राइम मिनिस्टर है वो आप बनिए, मैं बनना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ी बात है, बिकॉज आप देखो चंद्रगुप्त को किसने ट्रेन किया? चाणक्य जी ने। जी। तो किसका हक है
उनका चीफ एडवाइजर बनने के लिए, चाणक्य का, करेक्ट। बट उनको पता है कि मुझसे भी बेटर अमात्य राक्षस है जो मगध को समझते हैं और वो आज वो अपनी ड्यूटी निभाएंगे, बट उनकी लॉयल्टी धनानंद की ओर थी। ये बहुत बड़ी सीख है। यू नो, जब हमें पता है हमसे कोई बेटर होता है ना, हम जेलस फील करते हैं, हम एनवी हो जाते हैं, ये कैसे आगे बढ़ रहा है, ये वो। ये बहुत बड़ा लर्निंग है कि जहां पे आपको पता है कोई आपसे भी बेटर है, तो यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट पोजीशन। करेक्ट। और पावर गेम में ऐसा नहीं होता। पावर गेम में लोग ना पावर छीनते हैं कि ये हमारा हक है। एंड अगर वो चंद्रगुप्त को बोलते कि भाई मुझे प्राइम मिनिस्टर बना, तो आपको लगता है चंद्रगुप्त मना करते? नहीं करते। उन्होंने क्या सोचा कि ये मेरा पर्सनल एजेंडा नहीं है, करेक्ट, मुझे मगध राज्य के बारे में सोचना है, और इसके लिए जो प्राइम मिनिस्टर पहले से थे अमात्य राक्षस, वो परफेक्ट है। तो राइवल को भी उसका रिस्पेक्ट देना, ये सबसे बड़ा लर्निंग है मेरे लिए, क्योंकि आपका परसेप्शन चेंज हो गया ना। सही बात है। अब चाणक्य जी ने ना काफी अपनी पूरी सर्विस के दौरान है ना, उन्होंने काफी अनकन्वेंशनल मेथड भी देखे होंगे, है ना, कि जो लगता लोगों को उस टाइम पे लगता होगा कि ये तो बहुत ही गलत कर रहे हैं, ऐसा इसका तो रिजल्ट ना उल्टा ही होने वाला है। उनके ऐसे कुछ अनकन्वेंशनल मेथड है जो आप हमारे ना व्यूअर्स को बताना चाहते हो कि यार ये तो बहुत ही अजीब था, बट स्टिल एट द एंड ही केम आउट ऑन द टॉप? नेटवर्किंग स्किल्स। जब अलेक्जेंडर को इंडिया को कॉन्कर करना था, वॉर हुआ ही नहीं उस टाइम पे। नेटवर्किंग जो हम कहते हैं ना कि पावर ऑफ नेटवर्किंग, कि भाई आप दिखाओ कि यूनिटी इज स्ट्रेंथ। करेक्ट। ये हम सीख सकते हैं कि जो वॉर होता है ना, वो दिमाग से जीता जाता है, ना कि जंग से। दिमाग से ही जीता ना। अगर आप अलेक्जेंडर की कहानी देखो तो अलेक्जेंडर ह्यूज है, उनके पास बहुत बड़ी आर्मी है, अच्छे अच्छे वेपन्स है, ऐसे हथियार है जो आप शायद डर जाओ कि ये तो हमारी आर्मी तो गई। बट उनके सामने जब 16-17 राज्य के जो राजा खड़े हैं, इतने पावरफुल लोग, उतनी आर्मी उनसे डबल दिखाई जा रही है, तो आपका जो एनिमी का जो वो स्ट्रेंथ है उधर ही पूरा गिर गया ना। तो हम कहते हैं ना कि वॉर इज ऑलवेज इन द माइंड, नॉट इन द बैटलफील्ड। अब इसके हिसाब से अगर देखे जाए तो देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड एथिक्स, जी, है ना जी। लीडरशिप क्वालिटी हो, चाहे ये वाला एग्जांपल हो, तो आपको एक एथिक्स के साथ तो चलना पड़ेगा। 100%। अब एथिक्स ना सुनने में ऐसे लगता है कि चाणक्य नीति और एथिक्स ना दोनों अपोजिट सही चीजें हैं। बिल्कुल नहीं, है ना। तो ये काफी लोगों को लगता है, मुझे भी लगता है ऐसा। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो एथिक्स कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं चाणक्य जी की नीतियों में? 100% पूरा रोल प्ले करते हैं। मैं आपको सिंपल एग्जाम्पल बताऊं तो इनके 3 नाम है, विष्णुगुप्त, कौटिल्य एंड चाणक्य। अच्छा। तो बचपन के जितने उनके दोस्त थे ना, उनको विष्णु बुलाते थे। विष्णुगुप्त का शॉर्ट फॉर्म विष्णु, ठीक है। तो एक दोस्त उनके घर पे आए एक बार, एंड चाणक्य जी ने कुछ डॉक्यूमेंट कर रहे थे, और वहां पे एक लैंप चल रहा था। तो काम खत्म होने के बाद वो दिया उन्होंने बुझा दिया, और फिर दूसरा दिया शुरू कर दिया। तो वो दोस्त वहां पे बैठ के देख रहे कि क्या कर रहे ये। बोलते कि हमारी बात हो रही है, तो तूने ये दिया बुझा के फिर से नया दिया क्यों चालू कर दिया? बोला देखो, मैं ना ये राज्य का काम कर रहा था, और ये राज्य के पैसों से आया हुआ खरीदा हुआ दिया है। राज्य का मैंने काम खत्म कर दिया है, अब आप मेरा और आपका जो काम है वो पर्सनल काम है। करेक्ट। तो मैं वो राज्य की चीजों में से यूज नहीं कर सकता, मैं अपने पैसे से या जो मेरे पास दिया है मैं वो यूज कर रहा हूँ। देखो, उनको रोकने वाला कोई था नहीं वहां पे, और किसी को उसको तो पता भी नहीं था जो दोस्त आया था कि ये राज्य का दिया है। करेक्ट। एथिक्स। करेक्ट। और जो आपने नैरेटिव देखा है ना कि चाणक्य नीति मतलब कूटनीति, मैनिपुलेशन, प्लीज अंडरस्टैंड, जिसको साइकोलॉजी आता है ना, वो इंसान इन्फ्लुएंस भी कर सकता है, मैनिपुलेट भी कर सकता है। Correct. उसके हाथ में कि वो कैसे उसको यूज करे। करेक्ट। इसलिए जब हम साइकोलॉजी सीखते भी और सिखाते भी है, हम बहुत क्लियर कहते हैं कि भाई इन्फ्लुएंस लिए यूज करना, नॉट मैनिपुलेशन। करेक्ट। तो जब इस वाले कॉन्टेक्स्ट में जब ना एक लीडर साइकोलॉजी का इस्तेमाल मैनिपुलेशन में भी कर रहा है और इन्फ्लुएंस में भी कर रहा है, तो आप यू अंडरस्टैंड कि बहुत सारे जो टीममेट्स हैं, एडवाइजर्स, उनके बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। चाणक्य जी की ऐसी कोई नीति जिस या उन्होंने कैसे वो कॉन्फ्लिक्ट, बिकॉज इतना बड़ा एम्पायर उन्होंने संभाला है, उसके बड़े एडवाइजर रहे हैं, बैकबोन रहे हैं उसकी, तो कोई ऐसी चीज जहाँ पे उन्होंने कॉन्फ्लिक्ट को बड़े अच्छे से संभाला और जहाँ पे ऐसा लगता हो कि यार अब तो हमारा राज्य बिखरने वाला है, या अब तो हम इस पर्टिकुलर बैटल में ना फेल होने वाले हैं, और उसके बावजूद भी ही विन द सिचुएशन? जब भी कोई प्लानिंग की बात आती है ना, चाहे वो कॉन्फ्लिक्ट हो चाहे वो वॉर हो, उनके पास हमेशा बैकअप प्लान रेडी होता है। और इसलिए वो कहते हैं कि सोचना कैसे है पहले ये राजा को सिखाओ या टीम को सिखाओ। एक अगर स्ट्रैटेजी फेल हुई, हमारे पास बैकअप प्लान रेडी है।
एंड ही वाज अ मास्टर माइंड और अ मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट। तो लोगों को हैंडल करना ये भी एक स्ट्रेटेजी है ना। इसे तो उनको कहते हैं पॉलीमैथ है, साइकोलॉजी भी आता है, फिलोसफी भी आता है, एस्ट्रोलॉजी भी आता है, वॉरफेयर भी आता है, सब चीज का नॉलेज है। लोगों को जब तक आप समझोगे नहीं ना तब तक कॉन्फ्लिक्ट होने ही वाला है। करेक्ट। इसलिए हम कहते हैं कि इवन इन बिजनेस के आप बिजनेस साइकोलॉजी सीखो ना सीखो, ह्यूमन साइकोलॉजी सीख लो। एक मेल कैसे सोचता है, एक फीमेल कैसे सोचती है। सिंपल एग्जांपल, जब आप एक मेल से बात करते हो पॉइंट टू पॉइंट बात करो, फीमेल से जब बात करते हो डिटेल में बात करो। हम रोबोट की तरह सबको इक्वली अप्रोच करते हैं और फिर हम कहते हैं यार कन्विंस नहीं हुआ, मैंने कितना टाइम डाला। सेल्स में भी ये होता है ना, 10 कॉल्स के लेकिन कोई कन्वर्ट नहीं हुआ। अप्रोच, गलती सामने वाले की नहीं, गलती आपके अप्रोच में। करेक्ट। तो जब आप लोगों को समझते हो साइकोलॉजिकली, इमोशनली, वो अप्रोच में फर्क होता है। करेक्ट। अब एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो हुआ कुछ ऐसे कि जब चंद्रगुप्त राजा बन गए एंड उनके कुछ मित्र उनके अमात्य बने, तो एक दिन आए चाणक्य जी और उनको पूछे कि तू इतना परेशान क्यों है, बता क्या हुआ। बोले गुरुदेव आपको तो पता ही है कि कोई काम ठीक से हो नहीं रहा है, ये जो मेरा जो टीम मेंबर ए है वो कोई काम कंप्लीट नहीं करता, बी वाला है उसको काम समझता नहीं है, सी वाला है वो तो हमेशा कुछ ना कुछ बहाने देता है, मैं परेशान हूं, मैं कैसे राज्य चलाऊं। तो उन्होंने सुन लिया, तो बोले कि आप कुछ बोलोगे नहीं। तो चाणक्य जी कहते हैं कि मेरे को आता है हैंडल करना, मैं आप लोग को इससे तो हैंडल करता हूँ, आप भी मेरे शिष्य हो। बट अब आपका सबसे पहला लीडरशिप लेसन आता है कि भाई ये जो आप पहले क्रिबिंग कर रहे हो ना कि ये गलत है, इसने ऐसा किया, कुछ तो अच्छी क्वालिटी होगी, उसके स्ट्रेंथ पे काम करो ना। करेक्ट। तो चंद्रगुप्त उधर भी शौक के मैं कंप्लेन कर रहा हूँ, ये मुझे कंक्लूजन दे रहे। तो बोले गुरुदेव मैंने कभी सोचा नहीं कि उसके कुछ स्ट्रेंथ होंगे। बोले जो स्ट्रेंथ है सामने वाले के उसके अकॉर्डिंग उसको काम दो, नॉट कि आपको जो डेलीगेट करना है। तो बोले हाँ मैं ये करूंगा, स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग काम दिया, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो गया। ये सुनने में जितना इजी है ना, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में उतना ही डिफिकल्ट है। इसलिए हम कहते हैं कि सामने वाले की इंटेंशन समझो, सामने वाले की स्ट्रेंथ है उस पर फोकस करो, जो नहीं आता है उस पर फोकस करोगे तो टीम डिमोटिवेट होगी ना। और आज आप देखो जो हम कहते हैं टॉक्सिक वर्क कल्चर है, मेंटल हेल्थ इश्यूज है, क्यों हो रहा है? बेसिक अप्रिसिएशन करने में क्या जाता है? आप कंपनीज में एक दिन पूरा अवार्ड रखते हो, उसको बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड दे दिया, और बाकी के जो 300 या 365 दिन है उसको बेसिक रिस्पेक्ट भी नहीं देते। करेक्ट। तो वो अवार्ड का क्या करेंगे? इज दैट गोइंग टू मोटिवेट द पर्सन? ऑफ कोर्स नॉट। नहीं, बिल्कुल नहीं। बट उसके काम को लेके अप्रिशिएट कर दिया कि यार तूने बहुत अच्छा काम किया है। इसलिए हम कहते हैं उसके ना काम को अप्रिशिएट करो, नाम को नहीं, वरना वो भी कंफ्यूज हो जाएगा ना कि यार मैं अच्छा हूं कि मैं बुरा हूं, मेरे को ही नहीं पता बॉस का मूड क्या है। होता है ना, हम लोग कहते हैं कि बॉस के मूड पे खुद की वैल्यू नहीं पता चलती है एंड वहां पे सेल्फ डाउट आता है। करेक्ट। एंड जब वो दूसरी कंपनी में जाते हैं, अच्छी सैलरी मिलती है, अच्छा रिस्पेक्ट मिलता है, तब रियलाइज होता है कि यार व्हाई वाज आई इन दिस टॉक्सिक कल्चर। सेल्फ अवेयरनेस जो हम ऑफ कैमरा भी बात कर रहे थे, सेल्फ अवेयरनेस तब हो जाता है। बिल्कुल। तो ये चीज है कि स्ट्रेंथ पे फोकस करो, सब में वीकनेस से कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बट जब ह्यूमन साइकोलॉजी समझ में आ जाती है ना आपको, वहां पे गेम चेंज हो जाती है। करेक्ट। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ कि a good player can win a match for you, yes, but a good team can only win the championship for you, yes। इसका मतलब आपको ना आपके आसपास के लोगों को ना उतना ही इंस्पायर, उतना ही मोटिवेटेड, उतना ही ना क्या बोलते हैं, उनको अप्रिशिएट करके रखना पड़ेगा कि आप उनके साथ मिलके काम करोगी। ऑफ कोर्स जब आप एक साथ बिल्डिंग बनाओगे तभी जाके एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन पाएगी। एक बंदा काम करता चला जाएगा ना तो दूसरे वाले बंदे के काम की कोई वैल्यू नहीं बचेगी, और या उसने काम करना बंद कर दिया तो बिल्डिंग गिर जाएगी। करेक्ट। इंडियन पॉपुलेशन आज की डेट में काफ़ी यंग पॉपुलेशन है। इंडिया में ऑलमोस्ट 18% के करीब लोग बाग हैं जो कि ना 18 ईयर से नीचे के, 41% पॉपुलेशन है जो कि 18 ईयर से नीचे की है। काफ़ी यंग पॉपुलेशन इंडिया की। काफ़ी यंग एंटरप्रेन्योर्स इंडिया से निकल के आ रहे हैं। अब चाहे ओयो देख लो, बायजूस देख लो, जोमेटो, ये सारे लोग ना काफ़ी यंग बच्चे हैं। अब इन लोगों के लिए एक तो चाणक्य अर्थशास्त्र काफ़ी ना ऐसा लगता है कि ना काफ़ी एंशिएंट काइंड की थिंग है। तो चाणक्य नीति के ऐसे क्या क्या लेसन है जो आज की डेट के यंग एंटरप्रेन्योर्स को काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं? कोई एक सिंगल लाइन में कि आप ये जान लो तो आपका जो आज की डेट का यूथनेस है ना, आपका वो यूथनेस ना एक इंस्पायर्ड यूथ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। करेक्ट। मैंने आपको सप्तांग की बात की जो 7 पिलर्स है, देयर इज आल्सो वन मोर सूत्र, वन ऑफ माय फेवरेट सूत्रस, और वो कोई भी जनरेशन वो रेलेवेंट है। कंटिन्यूस स्टडी ensures a trained intellect. From intellect comes practical application, and practical application results self-possession.
सिंपल चीज है, जितना अपने इंटेलिजेंस को ट्रेन करोगे ना उतना चीजें प्रैक्टिकली समझोगे। सी चाणक्य जी ये बताते कि कोई भी चीज नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, प्रैक्टिकल है। एंड जब आप सीखना छोड़ देते हो आप सोचना छोड़ देते हो। ओके। इसलिए हम कहते हैं ना कि यार ये इंसान मैनिपुलेट हो जाता है, इसका खुद का दिमाग नहीं है, कोई भी इसको आके कुछ भी बोल देगा, खुद का दिमाग भी तो चाहिए ना। करेक्ट, राइट। सो कंटिन्यूस स्टडी एंश्योर्स अ ट्रेन्ड इंटेलेक्ट, फ्रॉम इंटेलेक्ट कम्स प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। कभी तो खुद की बुद्धि यूज करोगे। करेक्ट। एंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन रिजल्ट्स सेल्फ पोजेशन, मतलब सेल्फ मास्टरी, सेल्फ अवेयरनेस। करेक्ट। इसको ना इस कॉन्टेक्स्ट में लेते हैं अभी ना इस कन्वर्सेशन को कि फॉर एग्जांपल एक यंग एंटरप्रेन्योर है जी, उसको एक बिजनेस स्टार्ट करना है और उसका ना 10 साल का कुछ प्लान है और स्केल अप करके ना कंपनी को उसको एक XYZ पोजीशन पर लेके जाना है। फॉर एग्जांपल $10 बिलियन की कंपनी बनानी है, ठीक है। स्टार्टिंग के स्टेज से स्टार्ट करते हैं। एक बिजनेस आइडिया को सोचने से पहले या उसके ऊपर उसका आइडिएशन स्टेज पे काम करने के स्टार्ट पे चाणक्य की कौन सी नीति है जो उसको अपनानी चाहिए जिससे वो मार्केट रिसर्च कर पाए? सबसे पहले ना आप जो कोर टीम डिसाइड करते हो, ठीक है, उसमें कौन लोग इन्वॉल्व है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करेक्ट। इनफैक्ट एक ऐसा सूत्र भी है कि कई बार ना जो आपकी कोर स्ट्रेटेजी होती है वो आपके कोर टीम को भी नहीं पता होनी चाहिए। ओके। हम क्या करते हैं ना, पब्लिक अनाउंसमेंट, हमें वैलिडेशन चाहिए लोगों का, हम ये करने वाले वो करने वाले, और जब वो चीज नहीं होती हम ब्लेम करते टीम ने काम नहीं किया। जब तक चीज एग्जीक्यूशन में नहीं आती, आउटकम में नहीं आती है, नहीं बोलना है। ओके। और सबसे पहले जब तक आप खुद श्योर नहीं हो कि भाई ये मेरी कोर टीम लॉन्ग टर्म रहेगी, मत अनाउंस करो पब्लिकली भी। ओके। हो सकता है, जब हम कहते हैं ना कई बार ये चीज ना को फाउंडर्स ने स्टार्ट की थी बट अभी एक ही फाउंडर है, सुना है हमने, राइट? 70% ऑफ स्टार्टअप्स जो कि 2013 से लेके 2019 तक बंद हुए ना, उनमें दो बहुत बड़े रीजन थे। या तो टेक प्लेटफॉर्म उनका स्केलेबल नहीं था, और उसमें से भी 90% लोगों के साथ इश्यूज था कि उनके जो को फाउंडर्स है ना, उन दोनों में इश्यूज क्रिएट हो गया। एंड 70% बहुत बड़ा नंबर होता है। इंडियन जो कि एक काफ़ी ग्रोइंग डेवलपिंग इकोनॉमी है ना, उसके अंदर 70% स्टार्टअप्स का इसलिए फेल हो जाना कि स्टार्टअप जो फाउंडर से या तो उनका विजन मैच नहीं कर रहा है या वो एक दूसरे को ना कॉम्प्लीमेंट नहीं कर रहे थे। अभी आपने वैलिडेट किया ये पॉइंट, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं किसके साथ एसोसिएट करते हो ना, पहले वो देख लो। करेक्ट। हम प्रोबेबली फ्रेंडशिप में या फ्रेंड्स के इमोशंस में आके हमें लगता है यार जैसे हम मस्ती में कहते हैं ना कि यार हम साथ में चाय की टपरी खोलेंगे या हम साथ में आगे बिजनेस करेंगे, एग्जाम्पल, ठीक है। वो मस्ती में अच्छा है, जब रियल लाइफ में आते हो ना वो रिलेशन, वो फ्रेंडशिप बिगड़ जाता है। करेक्ट। क्या आप कंपैटिबल हो एज को फाउंडर्स? आपकी विजन मैच हो रहे हैं? क्या आप में वो क्वालिटी है? अब एक को फाउंडर बोलेगा यार मुझे बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, एक बोलेगा नहीं हम सेल्फ फंडिंग करेंगे, या एक बोलेगा कि मुझे मार्केटिंग में खर्चा करना है, एक बोलेगा कि मुझे और टीम बड़ी करनी है। करेक्ट। दोनों अपनी जगह पे सही है, बट कैन यू कम ऑन द सेम पेज? और क्या दोनों का विजन एक है? जैसे हम कहते हैं ना कि इवन इन अर्थशास्त्र कि जब प्रॉब्लम को एनालाइज करते हो ना तो पर्सन और प्रॉब्लम को अलग रखो। ओके। हम क्या करते हैं, पर्सन को वो प्रॉब्लम से जज करते हैं। भाई प्रॉब्लम सिचुएशनल है, वो आज प्रॉब्लम में, कल वो प्रॉब्लम में नहीं होगा इंसान, तब तो आपका बिहेवियर चेंज होगा ना। सेम इन द बिजनेस ऑल्सो। को फाउंडर सुनने में अच्छा लगता है, स्टार्टिंग में एकदम फैंसी लगता है, जब ऑन द ग्राउंड आप काम करते हो तब प्रॉब्लम होती है, और उसकी वजह से जो बेसिक फ्रेंडशिप है वो भी बिगड़ जाती है। बिल्कुल। तो अभी हम लोग करेंगे, जैसे हम लोग फर्स्ट स्टेप किया अभी ये, फिर अभी हम लोग जाएंगे नेक्स्ट स्टेप वाले पे कि 5-6 स्टेजेस में ब्रेक डाउन कर लेंगे और उसके हिसाब से नीति का नाम और 5-6 बड़ी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ। ओके। ठीक है। अभी जैसे पहले वाला हो गया है विच इज टीम बिल्डिंग, टीम सिलेक्शन। आप जाएंगे कि जैसा आपने लॉन्च कर दिया है स्टार्टअप, कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, व्हाट शुड बी द फर्स्ट स्ट्रेटेजी यार, या आपका एक्सपोजर टू द वर्ल्ड क्या होना चाहिए और किन बातों को ध्यान रखना चाहिए? जैसे आपने पहले तो वो तो बोल दिया भाई पहले ओवर अनाउंस मत करो आप ना, है ना, कुछ ये वाला स्टार्ट मत करो। कोर टीम का जो मैंने आपको बोला, बिकॉज प्रोबेबली आपको स्टार्टिंग में कॉन्फिडेंस है कि मेरी कोर टीम है, ठीक है, बट वो जितना सुनने में अच्छा लगता है ना, रियलिटी में फिर वो टूटना शुरू हो जाता है। करेक्ट। इसलिए हम कहते हैं कि बी सीक्रेट, बी साइलेंट। वो इम्पल्स मत हो जाओ कि मुझे बताना है, अनाउंसमेंट करना है। ऑफ कोर्स बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु वांट टू सी यू फेल, इसलिए भी आपको बताना होता है ना कि भाई मैं तो देखो स्टार्टअप फाउंडर हूँ, मैं को फाउंड कर रहा हूँ, मैंने ये किया वो किया, बट फिर आप बोलते हो नजर भी लग गई। वो बड़ा फैंसी लगता है, बड़ा फैंसी लगता है। कार्ड पे वो को फाउंडर लिखना है ना, व्हेन यू पास ऑन दैट कार्ड पे ऐसा लगता है कि भाई तू तो राजकुमार हो गया अभी। वेरी फनी सीन, जब हम बिजनेस नेटवर्किंग इवेंट्स में जाते हैं एंड जब हम कार्ड भी विजिटिंग कार्ड भी एक्सचेंज करते हैं, जब हम आपको बेसिक क्वेश्चंस पूछते हैं, उनको बेसिक फंडामेंटल्स नहीं आते बिजनेस के, और तब मुझे रियलाइज होता है कि आई विश कोई इनको गाइड करे कि भाई जितना ये फैंसी या जितना ऑनरेबल सुनने में लगता है ना कि को फाउंडर, उतना आपको पहले ट्रेन्ड होना जरूरी है। एंड इफ यू कैन हैव गुड मेंटर्स या राइट एडवाइजर्स,
जैसे हम कहते हैं कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है तो बोर्ड ऑफ एडवाइजर्स भी होते हैं, राइट? एक एडवाइजरी काउंसिल भी होती है जो आपको गाइड करती है, एक अलग पर्सपेक्टिव लेके आती है। करेक्ट। बट इनको क्या लगता है कि भाई हम फाउंडर को फाउंडर हमें सब आता है, that's the biggest red flag मैं तो बोलूं। करेक्ट। वो चीज इनफ नहीं है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, एक ना मैंने एक वीडियो देखा था आज से 9 साल पहले, ये यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। इट इज कॉल्ड द 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बाय विशिन लखियानी, माइंड वैली के जो फाउंडर है। आपको पता है एक बहुत यूनिक चीज मैंने उनसे सीखी इन टर्म्स ऑफ गोल सेटिंग, इन टर्म्स ऑफ इवन टीम हायरिंग। वो कभी रेज्यूमे या सीवी पे हायर ही नहीं करते। I also do the same thing. Yes. Perfect. एंड जब हम पहली बार देखते हैं, अभी इंडियन मेंटालिटी क्या होती है कि यार एक्सपीरियंस बताओ, ये बताओ, आपका रेज्यूमे सीवी जो है वो भेज दो। बट देन वो ये बताते हैं कि भाई हमारे पास ना एक चार्ट रेडी है, उसमें 3 कॉलम है, एक्सपीरियंस, ग्रोथ, कंट्रीब्यूशन। आपको लाइफ में क्या एक्सपीरियंस करना है, अगर आपके पास टाइम और पैसा अनलिमिटेड होता तो आपको लाइफ में ग्रो कैसे करना है, और आपके पास एक्सपीरियंस ग्रोथ आ गया, अभी आप कंट्रीब्यूट क्या करोगे, व्हाट विल यू गिव बैक टू द सोसाइटी। करेक्ट। इसके आधार पर हम सिलेक्ट करते हैं, और ऐसे 200 एम्प्लॉय सिलेक्ट हुए बस वो चार्ट के बेस पे। इज दैट अमेजिंग कि आप साइकोलॉजी समझ के उसको हायर कर रहे हो, ना कि जो कॉपी पेस्ट करके जो रेज्यूमे में सिर्फ डेटा चेंज हुआ है, दैट्स इट। वो भी जो हॉबीज लिखते हैं, रीडिंग, स्विमिंग, मतलब आधी चीजें तो उसको भी नहीं पता कितनी सच है, बस इंप्रेस करने के लिए लिख दी है, राइट? मेरे को इसका पता तो नहीं था इस वाली स्टोरी का, बट दिस आई डिड एट द टाइम जब मैंने अपना पहला स्टार्टअप किया। तो मेरे को ना एक पर्टिकुलर पोजीशन के लिए ना, टेक पोजीशन के लिए मेरे को कुछ कैंडिडेट को हायर करने का था जी। और इट टुक अराउंड 6 months फॉर मी कि मैं एक कैंडिडेट को हायर करूं जी। रीजन क्या था कि व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर इज समबडी जिसके ना नेचर में, जिसके कन्वर्सेशन में ना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसके सॉल्यूशन पे बात करने की, और ना कि प्रॉब्लम को रिपीट करने की। करेक्ट। और मैंने ऐसा देखा कि तो इट वाज एन एंड्रॉइड डेवलपर का पोजीशन, ठीक है। और हम लोग ना बहुत सारे लोगों को बोल रहे थे, देयर वर लॉट मेनी पीपल जिन लोगों को पता चला कि जब मैंने उनको बोला कि यार 30 लाख का पैकेज है, तो उन लोगों का पैकेज पहले 15 लाख है, 20 लाख है, उन लोगों को लगता है तो बहुत बढ़िया हाइक है, तो थोड़े ओवर एक्साइटेड हो जाते जैसे उनको पता चलता। बट इट शोज योर कैरेक्टर। करेक्ट। आपकी अप्रोच क्या रहेगी आगे चलकर, और हाउ मच यू आर गोइंग टू कंट्रीब्यूट फॉर द सक्सेस ऑफ दिस होल एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो आप करने वाले हो। करेक्ट। मेरे को 6 महीने लगे। 6 महीने में जाके मैंने मोर देन 200 लोगों का इंटरव्यूज लिए होंगे, बट मेरे को तब जाके एक राइट कैंडिडेट मिला कि हाँ दिस इज द पर्सन जिसके साथ मेरे को ना करना चाहिए। मेरे को हालांकि ये वाली बात की नहीं पता था कि देयर इज सम काइंड ऑफ सिनेरियो लाइक दैट। देयर इज। और ये मैं आपको 9 साल पहले मैंने वीडियो देखा था ये, एंड आई वाज सो सरप्राइज्ड कि ऐसा भी होता है। अच्छा, ये किस पे आधार है? अगर आप देखो गूगल पे, इफ यू टाइप 6 ह्यूमन नीड्स, उसमें से ये डिराइव किया हुआ है। अच्छा, अगेन साइकोलॉजी। करेक्ट। जिसे हम कहते हैं, टोनी रॉबिन्स जो कहते हैं, बिजनेस इज 80% साइकोलॉजी, 20% मैकेनिक्स। करेक्ट। तो साइकोलॉजी समझना है ना, चाणक्य जी यही बताते हैं, साइकोलॉजी समझो, इंसान को पहले समझो, फिर बिजनेस के टर्म्स, बिजनेस एक्यूमेंट, बिजनेस फंडामेंटल्स आते हैं। पर अगर बेसिक्स ही आपके बेस आपका स्ट्रांग नहीं है, तो कैसे चीजें होंगी? करेक्ट, राइट। अब टीम हायर हो गई है एक एंटरप्रेन्योर की। हाँ, हम नेक्स्ट वाले लेवल पे चलते हैं। अब टीम हायर हो गई है। अब टीम के बाद ना, टीम के बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स भी होते हैं। करेक्ट। कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, चाणक्य जी की ऐसी कौन सी नीति है, या चाणक्य अर्थशास्त्र का ऐसा कौन सा श्लोक है जिसमें जाके हमें पता चलेगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट ऐसे सॉल्व करना चाहिए विद इन द टीम? ओके, आपको मैंने स्ट्रेंथ वाली बात बताई, एक तो वो एक हो गया, दूसरा है साम दाम दंड भेद। अब प्रैक्टिकली हर इसमें शायद वो एप्लीकेबल ना हो। साम दाम दंड भेद यानी डिस्कशन करना है, दाम यानी आप उसको थोड़ा पैसे का भी बताओ उसको, वो अगर उसको मोटिवेशन हो तो कि भाई वील इंक्रीज योर सैलरी। साम दाम दंड, दंड यानी पनिशमेंट, अगर वो इंसान नहीं करे तो थोड़ा आपको स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा। भेद, उसको वो टीम में रखो ही मत। कई बार ना इंसान को काम करना है, बट बिकॉज द पर्सन इज नॉट कंफर्टेबल विद द अदर टीम मेंबर, वो काम नहीं करते, और हमें लगता है कि यार ये लेजी हो गया है, इसको तो बैठे बैठे सैलरी खाना है। ऐसा नहीं है। कभी आपने बैठ के उसको पूछा भाई असली प्रॉब्लम क्या है बताओ। रूट कॉज एनालिसिस जब आप करते हो तब समझता है प्रॉब्लम कुछ और थी, हमने कुछ और समझ रहा था इस चीज को लेके। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं आपको एक ऐड करना चाहूंगी, जब वो विजन चार्ट भी बनाते हैं ना, ये इंश्योर्स की 1-to-1 लंच होता है वो टीम मेंबर के साथ, टू अंडरस्टैंड उसके पर्सनल एस्पिरेशंस, उसका पर्सनल नेचर कैसा है। इंटरव्यू में सब आपको अच्छा ही बोलने वाले, बट दैट इज नॉट द वे टू जज, राइट? यहाँ पे समझ में आता है उसकी सोच कौन सी लेवल की है। जब वो ग्रोथ की बात कर रहे तो पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ में कैसे इंसान को आगे बढ़ना है, कॉन्ट्रीब्यूशन में वो दूसरों के बारे में भी कितना सोचता है। करेक्ट। तो एक चार्ट से आप उसकी पूरी कुंडली निकाल रहे हो, तब आपको उसका बर्थ डेट या उसका जन्म स्थल ये सब जानने की जरूरत नहीं, उसकी सोच उसके बारे में सब कुछ बता देती है, राइट?
तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड देखो कॉन्फ्लिक्ट हर जगह हो गया, वी आर ह्यूमंस, कोई भी सेम पेज पे इतना इजीली नहीं आता. बट कैन यू बी कंपैटिबल, कैन यू मेक इट अ विन विन सिचुएशन. विन विन सिचुएशन के लिए भी ना बहुत वार्तालाप इंपॉर्टेंट है, बट यू नीड टू मैच्योर पीपल फॉर दैट. कि अगर एक इमेच्योर और एक मैच्योर है ना, तो वो आर्ग्यूमेंट ही दिखेगा, वो डिबेट ही दिखेगा, एंड दे विल नेवर बी ऑन द सेम पेज. इसलिए हम कहते हैं कि भाई आप प्रोजेक्ट पूछते हो कि यू नो प्रोजेक्ट बराबर है, आप कर लोगे. मैं तो ये पूछती हूँ, आर यू ओके विद द पीपल यू आर वर्किंग विद? बिकॉज लॉन्ग टर्म तो उनके साथ ही काम करना है ना. प्रोजेक्ट का सक्सेस होना पीपल पे भी डिपेंडेंट है. अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो तो फिर ईगो इश्यूज आएंगे. मैं पहले क्यों टेक्स्ट करूं, मैं क्यों फॉलो अप लूं, मैं क्यों पहले पूछूं, या मैं पूछूंगा तो वो सोचेगा मैं कितना डम्ब हूं या डम्ब हूं. ऐसा नहीं है. नॉन वर्किंग आवर्स में रिप्लाई करना, ये वो बहुत सारे ऐसे कॉन्फ्लिक्ट है. तो आई थिंक द कंफर्ट हैज टू बी देयर. हो सकता है कभी कभी कोई यू वोंट हैव अ चॉइस कि भाई आपको काम करना ही होगा साथ में. यू हैव योर बाउंड्रीज. करेक्ट. सिंपल चीज है. बट जब आपको पता है कि वो इंसान कंफर्टेबल नहीं है, फिर भी आप उसको वो टीम में डालते हो, देन हाउ डू यू एक्सपेक्ट प्रोडक्टिविटी? करेक्ट. फिर तो आपको सिर्फ कंप्लेंट्स मिलेंगे, सिर्फ आपको प्रॉब्लम्स मिलेंगे, और वो काम कभी होगा ही नहीं, डिले हो गए वो अननेसेसरी. एंड देन यू विल बी फ्रस्ट्रेटेड कि मेरा काम कोई करता नहीं है. जैसे चंद्रगुप्त के केस में था, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, ये समझना नहीं काम, उसके स्ट्रेंथ पे काम करो ना. करेक्ट. एंड फॉर दैट ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड सेल्फ अवेयरनेस ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. करेक्ट. नेक्स्ट स्टेप आता है जहां ना स्टार्टअप्स को, नए कंपनी को ना ग्रोथ करनी है. जी. तो ऐसी नीति चाणक्य जी की जो कि ना ये नीति अपना लोगे ना तो ग्रोथ तो 100% श्योर है ही है. जी. कोई ऐसी नीति है उसकी? सी कभी भी ना इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है. अब आप बोलोगे ये तो बहुत सिंपल बात है. प्लीज अंडरस्टैंड, जब आप एक पावरफुल पोजिशन में होते हो, आप जो भी डिसीजन लो लोग मानेंगे बिकॉज ऑफ योर पावर ऑफ कोर्स. बट क्या आपको पता है कि आप लोगों को भी उस चीज से इम्पैक्ट कर रहे हो? सिंपल एग्जाम्पल, आपकी टीम आप पे डिपेंडेंट है, उनकी फैमिली उन पे डिपेंडेंट है, ठीक है. आपने एक गलत डिसीजन लिया, इट्स गोइंग टू अफेक्ट द एंटायर एम्पायर, एंटायर प्रजा. और इसलिए हम कहते हैं कि अगर आप अपसेट हो, प्लीज डिसीजन मत लो. पता है ये एक बहुत फेमस लाइन भी है कि डोंट टेक डिसीजन व्हेन यू आर एंग्री, हंग्री एंड हैप्पी. क्यों ऐसा? गुस्से में हो कुछ भी बोल दोगे, कैन यू टेक बैक योर वर्ड्स? नो. भूख लगी है कुछ भी बोल दोगे, एंड देन यू विल बी लाइक अरे यार मैंने क्या बोल दिया, मेरे को भूख लगी थी, मेरा दिमाग खराब था. बहुत खुश हो, ओवर प्रॉमिस कर दोगे, फिर बोलोगे यार कुछ ज्यादा ही नहीं बोल दिया मैंने. और इसलिए हम कहते हैं अगर माइंड स्टेबल नहीं है, 24 आवर्स बी विथ योरसेल्फ. 24 आवर्स वो डिसीजन लो ही मत, इवन फॉर सक्सेस, इवन फॉर फेलियर. इम्पल्सिव डिसीजन मेकिंग एक ना आज की डेट में ना लोगों के अंदर बड़ा फेमस चीज है कि यार आपको ना रिस्क टेकर तो बनना पड़ेगा. जी जी. तो रिस्क तो इंसान तभी लेगा ना जब कोई ना कोई ब्लफ खेलेगा, इम्पल्स में आगे करेगा. करेक्ट. तो ये रिस्क टेकिंग और इम्पल्सिव डिसीजन के अंदर क्या डिफरेंस है? कैलकुलेटिव रिस्क लो ना. अगेन डिस्कस बिफोर यू डिसाइड. रिस्क सब लोग ले रहे, ठीक है, बट कोई ऐसा एक्सपर्ट है जिससे आप बात करो, या जिसको आप ट्रस्ट करते हो कि क्या मुझे ये करना चाहिए. एक बार डिस्कस करने में क्या जाता है. कैलकुलेटेड रिस्क और कैलकुलेटेड रिस्क में बहुत फर्क है. कि आपको पता है कि चलो अगर कुछ बाय डिफॉल्ट गलत हुआ भी, मुझे पता है कि ये इसका मैक्सिमम आउटकम हो सकता है. कॉन्सिक्वेंस लोग सोचते नहीं है. लोगों को लगता है यार जो होगा देखा जाएगा, अभी कर लो. करेक्ट. इट कैन इम्पैक्ट नॉट जस्ट यू, योर टीम, योर फैमिली, एवरीबडी. करेक्ट. और इसलिए हम कहते हैं ना कि कॉन्शियस डिसीजन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट आप क्या कर रहे हो. इम्पल्स में है मत लो डिसीजन. और इसलिए आप देखो कि कितने भी लोग टिकते नहीं लीडरशिप पोजीशन में. और कई बार होता है ना, लोग कहते हैं हमारे बॉस मूडी है. उनका मूड पहले देख लेते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे ये बात करे ना करे. अरे कंपनी का सवाल है बॉस, उसका अकेला का पर्सनल एजेंडा नहीं है वो चीज. करेक्ट. और यू कैन नॉट मिक्स योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ कि भाई आज मेरा मूड नहीं, काम नहीं करना है, ऐसे कैसे. और फिर बहुत इजी होता है, टीम काम नहीं कर रही है. करेक्ट. एंड जैसे आपने पूछा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मैं तो बोलूं स्टार्ट बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड. सिंपल एग्जांपल, आज अगर आप इतने सारे इतिहास में राजगुरु थे, स्ट्रैटेजिस्ट थे, बट हम चाणक्य जी को क्यों रिस्पेक्ट करते? ही वाज अ पर्सनल ब्रांड. करेक्ट. मौर्यन एम्पायर चंद्रगुप्त ने क्रिएट, ही वाज द ग्रेट किंग, उन्होंने क्रिएट किया. बिल्कुल करेक्ट. क्रिएट किसने करवाया? किंग मेकर. अशोका ग्लोबल एम्परर, करेक्ट. कौन था उसके पीछे? आचार्य चाणक्य जी. लेकिन हम आज किसको ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं? चाणक्य नीति पढ़ रहे, चाणक्य अर्थशास्त्र पढ़ रहे, ठीक है. प्लीज बिल्ड योर पर्सनल ब्रांड. इनिशियल में बिफोर कोविड लोग कंपनी को ज्यादा प्रमोट करते थे, आज पर्सनल ब्रांड को प्रमोट किया जा रहा है. आज हम जो ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग. करेक्ट. राइट. सो ट्रू. आज आप बोर्ड मीटिंग्स में आते हो, लेकिन आपको
सामने नहीं आना है। आपको लगता है कि यार मैं कोई सीईओ या डायरेक्टर को बोल दूंगा आप जाके दे के आओ इंटरव्यू, फिर जब वो पर्सनल ब्रांड बन जाए आपको लगता है यार ये तो अपना पर्सनल ब्रांड बना रहा है। काफी कंपनीज में ये होता है। आपको बोला आपको करना नहीं है, आपने ये भी डेलीगेट कर दिया कि पर्सनल ब्रांडिंग भी डेलीगेट कर दिया। जब वो पर्सनल ब्रांड बन गया अब आपको लग रहा है हम थ्रेट में आ गए, तो आपने क्यों नहीं किया? हो सकता है यू कैन बी इंट्रोवर्ट, आई एम नॉट सेइंग नो, डायरेक्टर्स काफी बार इंट्रोवर्ट होते हैं, बिल्कुल, बट आपने वो तभी क्यों नहीं सोचा? डिड यू टेक एडवाइस ऑफ अ सोशल मीडिया एक्सपर्ट कि भाई ये मैं करूं नहीं करूं, कंपनी के लिए अच्छा होगा नहीं होगा? करेक्ट। मतलब इससे ना ये भी समझ में आता है कि फॉर एग्जांपल अभी कंपनी का ना सीईओ या कोई भी बंदा ना बहुत फेमस है जी, बट किंग मेकर जो है उसको रिकॉग्निशन नहीं है जी। चाणक्य जी की ऐसी कोई नीति है? जैसे उन्होंने चलो अर्थशास्त्र की चाणक्य नीति लिख दी, करेक्ट, क्योंकि उनका तो प्रूवन एग्जांपल है एम्पायरफुल। यस। क्या कर सकता है किंग मेकर आज की डेट में कि जिससे उसकी पर्सनल रिकॉग्निशन भी हो और पर्सनल ब्रांड भी क्रिएट हो, और जो उसका रिलेशनशिप है ना जो मेन किंग के साथ है ना वो भी खराब ना हो? सिंपल चीज जो आज चाणक्य ने किया, डॉक्यूमेंट योर बुक। ओके। आज चाणक्य जी नहीं है बट उनकी किताब हम पढ़ रहे हैं ना। डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट योर वर्ड्स, डॉक्यूमेंट योर एक्सपीरियंसेस। करेक्ट। हो सकता है कि जो आपके मेंटी है दे माइट बी पोजेसिव अबाउट यू कि आप मुझे ही ट्रेन करो, मुझे ही गाइड करो, बट बुक कैन बी फॉर एवरीबडी। करेक्ट। एंड एक टाइम के बाद you have to move on, you have to train more people. Correct. You cannot just be with one mentee, right? Same case है ये। तो आज and मैं तो ये बोलूँ कि जितने भी किंग मेकर है जो behind the scenes है या behind the face है उनको सामने आना ही चाहिए। अच्छा, अगर वो सीक्रेट मेंटर है तो सामने नहीं आना चाहिए, जैसे हम कहते हैं ना कि 2 मेंटर होने चाहिए, पब्लिक मेंटर, सीक्रेट मेंटर। पर जो पब्लिक में आना चाहते हैं या प्रॉब्लम जो और लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, आज कितने यूथ स्टार्टअप्स है जिनको राइट मेंटर्स की जरूरत है, राइट किंग मेकर्स की जरूरत है। करेक्ट। तो योर बुक कैन बी मोर इजी बिकॉज आप देखो मेंटरिंग इज नॉट इजी, इट्स नॉट अ चीप कॉस्ट, इट्स अ प्रीमियम कॉस्ट। तो बुक से तो एटलीस्ट वो अफोर्ड कर ही सकते हैं ना कि अगर आप लाइव सेशन ना ले पाओ उनकी बुक पढ़ो। तो डॉक्यूमेंटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट वे to build your personal brand. उसके भी अलावा there's a very funny incident के जब आचार्य चाणक्य किसी राज्य में जाते थे ना कोई भी ज्ञान देने के लिए, तो लोग बोलते हैं हाँ ये भी एक गुरु आ गए, ये भी ज्ञान देंगे। पर जब वो कोई यूनिवर्सिटी में जाते थे और वहां पे जब राजा आते थे एज अ चीफ गेस्ट या वहां पे वो सीन देखने के लिए, इवेंट देखने के लिए, तब वो ताली बजाते थे कि यार वाह क्या बोला आपने। सेम चीज वो बोल रहे हैं राज्य में आके और सेम चीज वो यूनिवर्सिटी में आके बोल रहे हैं, बट यहाँ पे क्यों रिस्पेक्ट मिल रहा है? ही इज गिविंग की नोट, हम ऐसे कह सकते हैं अगर आज के इसमें हम डिकोड करें तो। समटाइम्स यू हैव टू चेंज द स्टेज फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड योर वर्थ। हम कहते हैं ना घर की मुर्गी ये दाल बराबर जो है, राइट? सो जब बाकी लोग आपको रिस्पेक्ट करना शुरू करते हैं, जब बाकी लोग आपकी एडवाइस सुनते हैं ना, फिर जो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते थे, दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू, दे स्टार्ट वॉचिंग यू, दे स्टार्ट टेकिंग योर वर्ड्स सीरियसली। नेक्स्ट स्टेज आती है स्टार्टअप की। अब तो आपने उनका ना टीम वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, ग्रोथ वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व कर दिए हैं उनकी अभी नीतियों से। अब आता है उनका ना कंपटीशन वाला। अब वो मार्केट में अच्छा कर रहे तो काफी सारा कंपटीशन मिलेगा उनका, करेक्ट? कंपटीशन को ओवरकम करने के लिए कोई ऐसी नीति है चाणक्य जी की, या ये नीति अपना लो ना तो कंपटीशन को तो ओवरकम कर ही लोगे और आप एक अलग ही ब्रांड की तरह ना बाहर निकल के आओगे। खुद को कंटिन्यूसली इम्प्रूव करो। जो आपको मैंने स्ट्रैटेजी बताई थी, कंटिन्यू स्टडी एंश्योर्स अ ट्रेन्ड इंटेलेक्ट, और जो 7 पिलर्स का जो 8वां पिलर था, शत्रु को समझो, एनिमी को समझो। क्यों? बिकॉज दैट शत्रु इज मेकिंग यू बेटर ना। आपको क्या करना है? आपको उनसे आगे रहना है, तो आप अपडेटेड रहोगे, आप नई चीजें सीखोगे, आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे, एआई का यूज करोगे। एग्जाम्पल, ठीक है, आज के जमाने की अगर मैं उसको बात करूँ तो जितना अपने आप को बेटर बनाओगे ना, उतना फोकस आपका खुद पे रहेगा, आपके खुद पे एम्पायर पे रहेगा, ना कि दूसरे वाला क्या कर रहा है। हमारा फोकस क्या होता है एक टाइम के बाद, वो क्या कर रहा है, ये कर रहा है, ये सीख क्या है, उसकी टीम में ये है। फोकस ऑन बिकमिंग योरसेल्फ बेटर। और इसलिए हम कहते हैं कि टू बिकम इररिप्लेसेबल यू हैव टू बी डिफरेंट। एंड हाउ डू यू बी डिफरेंट? व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन योरसेल्फ मोर। एंड लेट मी टेल यू, लीडर्स कांट बी माइजर्स, लीडर्स क्रिएट लीडर्स। तो अगर आप में वो जेलसी आ गई, अगर आपको लगता है कि सामने वाला इंसान आगे बढ़ रहा है, सी प्लीज टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम द पर्सन कि आज अगर उसको सक्सेस मिली भी है तो कुछ तो रीजन है, ठीक है? तो ये नजरिए का फर्क है, करेक्ट? तो आपके जो राइवल्स है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स है, दे आर मेकिंग यू बेटर प्रोवाइडेड यू वांट टू बी बेटर, करेक्ट? अगर आपका वो माइंडसेट ही नहीं है ना, then you'll always be in the insecure zone, you'll always have that jealousy, आपको frustration होगा, आपको anxiety होगी, and you will never be a sane person, and लोग आपसे भागेंगे फिर।
कि यार ये तो सन की इंसान, इससे काम नहीं करना चाहिए. माइट एज वेल फोकस ऑन योर सेल्फ. एंड हर एक का वक्त आता है. मैं तो ये बोलती हूँ कि अगर समझो किसी का बुरा वक्त भी है, ठीक है, तो वक्त बुरा, वो इंसान बुरा नहीं है. बट nobody forgets how you make them feel. Correct. So please mind your words, mind the way you talk to people, and how do you treat people. ये बहुत important है. Correct. ये लीडर्स मेक लीडर्स ना, तो इससे हमें कोई कहानी समझ में आती है कि आप क्रिकेट देखते हो ना, तो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर को पता है भगवान क्यों बोला जाता है जी. अगर आप देखोगे उनके टाइम पे कौन कौन से बॉलर थे, मैकग्राथ, ब्रेटली, शेन वॉर्न, शोएब अख्तर, वसीम अकरम, वकार यूनिस, लिली, कार्टनी वॉल्स, इस इंसान ने सबको खेला है. और अगर आप देखोगे ना, इन सारी टीम्स के हिस्ट्री में ये सबसे बेस्ट बॉलर रहे हैं आज की डेट में. विराट कोहली ने सबसे ज्यादा सेंचुरी मार लेंगे, डिफरेंट स्टोरी है. बट क्रिकेट का भगवान पता है क्यों बोला जाता है उसको, सचिन तेंदुलकर को? क्योंकि उसने उस टाइम के सारी टीम्स के महान बॉलर्स को खेला है, इसीलिए उन्हें भगवान माना जाता है. करेक्ट. तो उन लोगों को अच्छे लीडर्स थे, अच्छे क्वालिटी के प्लेयर थे, उन्होंने एक भगवान को पैदा करके दिया है, जिसमें हम लोग मानते हैं कि ये क्रिकेट के भगवान है. आई एम श्योर अबाउट इट. अब चलते हैं लास्ट वाली स्टेज पे, जो स्टार्टअप्स की ग्रोथ होगी, कंपटीशन की बातें हो गई. अब उनको ने एक यूनिक स्टैंड बनाना है, जिससे वो उनकी जो लेगेसी है ना, फॉर द लाइफ टाइम और मे बी फॉर ईयर्स एंड ईयर्स लोग बाग जाने, जिनसे लोग बाग इंस्पायर्ड हो सकें. चाणक्य जी की कोई ऐसी नीति जो एक बिजनेस को, एक एम्पायर को ना लाइफ लॉन्ग, जैसे उन्होंने तो बुक लिख दी तो हम लोग जानते हैं, पर उस बुक्स के अलावा उसकी जो अशोका जी की जो भी लेगेसी रही है सब लोग जानते हैं. तो ऐसा क्या कर सकते हैं कोई भी कंपनी, कोई भी बिजनेस, जिससे उनकी लेगेसी ना थ्रू आउट देयर लाइफ टाइम लोग उन्हें जाने, इंस्पायर हो और एक अच्छा और इररिप्लेसेबल बिजनेस बन के आए? सबसे पहले ना पास्ट को स्टडी करो. अब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि अर्थशास्त्र पढ़ने से पहले रामायण की पढ़ाई बहुत जरूरी है. सिंपल चीज में, अगर आपको एक अच्छा बिजनेस एम्पायर या बिजनेस लेगेसी क्रिएट करना है, तो दूसरे बिजनेसेस की पढ़ाई करो, केस स्टडीज पढ़ो. हम जब MBA करते हैं या मास्टर्स करते हैं, हम तभी केस स्टडीज पढ़ते हैं, उसके बाद पढ़ते ही नहीं है. ठीक है. बट इसमें और एक चीज है, व्हाट वर्कड इन द पास्ट मे नॉट वर्क इन द फ्यूचर. बट क्या उससे आप इंस्पिरेशन ले सकते हो? जैसे एग्जांपल, पहले के जमाने में डिजिटल नहीं था, आज सोशल मीडिया भी है, राइट? तो कुछ चीजें चेंज होगी, बट आपको रेलेवेंट रहना बहुत इंपॉर्टेंट है. आप देखना, जितने भी बिजनेसेस लेगेसी जोन में आते हैं, वो लोग ऐसा कुछ करते हैं जो रेलेवेंस में आता है. यू हैव टू बी रेलेवेंट, नंबर 1. एंड सेकेंड, जो गलतियां पुराने बिजनेसेस ने की वो आपको नहीं करनी है. सिंपल. ये 2 चीजें अगर आप करते हो ना, यू आर अ गेम चेंजर. इनफैक्ट 2 नहीं, मैं 3 बोलूंगी. जैसे आपको मैंने बोला कि रिसर्च करो केस स्टडीज पे. सेकंड, बी मोर रेलेवेंट. थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो गलतियां पहले हो चुकी है, जैसे आपको मैंने बोला व्हाट वर्क इन द पास्ट मे नॉट वर्क इन द फ्यूचर, वो गलतियां रिपीट मत करो. तो यू विल क्रिएट अ सस्टेनेबल फ्यूचर. एंड आज देखो टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, चीजें बहुत चेंज हो रही है. हर चीज एक्सपेरिमेंट करने जाओगे, रह जाओगे. Stick to one thing as the main concept, and then you can be a polymath as well. But जब legacy की बात आ रही है, तो of course, please, I think personal branding is the next new trend for the entire decade to start building that. Correct. तो चाणक्य जी के साथ साथ ना, जब इंडिया में हम लोग बात करते हैं ना कि कोई कितने महान लीडर्स हुए हैं जी, तो भगवान श्री राम का नाम लिया जाता है. तो भगवान श्री राम की एक लीडरशिप क्वालिटी तो थी, हम सब जानते हैं जी. तो भगवान श्री राम जी की जितनी जीवनी रही है, जितना हम लोगों को जानना है कि रामायण हुई, सीता जी के चक्कर में रावण से लड़ाई हुई, उसके बीच में जितने इंसिडेंट्स हुए, आपको लगता है कि दोनों के बीच में बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, चाणक्य की नीति और रामायण जी, भगवान श्री राम की लीडरशिप क्वालिटी के बीच में? वो क्या क्या सिमिलरिटी, कब कब आपको लगी कि हाँ ये तो बिल्कुल ही दोनों ना आपस से एक दूसरे के लिए ना कोइंसाइड होके चल रही है? सबसे मेन जो सिमिलरिटी है, सबसे इंपॉर्टेंट जो एक लेसन भी हम सबके लिए, तो आचार्य चाणक्य ये बताते हैं कि प्रजा की खुशी में राजा की खुशी है. इन द हैप्पीनेस ऑफ द सब्जेक्ट लाइज द हैप्पीनेस ऑफ द किंग. ओके. अब जब विभीषण राजा बने रावण के वध के बाद, तो उनको ये था कि भाई मैं राजा बन गया हूं, तो मुझे प्रभु श्री राम को कुछ गिफ्ट्स देने हैं. तो प्रभु श्री राम बोले, आप मुझे गिफ्ट्स मत दो. जितने भी वानर सेना जिन्होंने अपनी जिंदगी गंवाई है, जिन्होंने सैक्रिफाइस किया है आपके लिए, उनको ये गिफ्ट्स दो. तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपको जब कोई गिफ्ट देता है आपको बहुत अच्छा लगता है, राइट? बट तभी वो प्रजा के बारे में सोचना, आपकी सेना के बारे में सोचना कि दे डिजर्व इट. करेक्ट. तो ये सबसे बड़ा लीडरशिप स्किल है, ये सबसे बड़ा लेसन है कि प्रजा की खुशी में राजा की खुशी. प्रभु श्री राम के पास कोई कमी नहीं थी. और ये तो विभीषण का प्यार था, एक रिस्पेक्ट था कि भाई मुझे आपके लिए कुछ देना है. करेक्ट. तो तभी उन्होंने भी विभीषण को सिखाया कि सबसे पहले जो डिजर्विंग है वो है हमारी वानर सेना. तो ये सिमिलरिटी है कि हमेशा प्रजा के बारे में पहले सोचो. प्रजा के सुख में राजा का सुख है. भगवान कृष्ण
जिन उनसे कैसे छूते रह सकते हैं हम लोग। तो जी भगवान कृष्ण के बारे में बोला जाता है कि अब तक के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिस्ट वो दुनिया जी में अगर आए हैं तो भगवान कृष्ण आए। जी तो जैसा बोला जाता है ना कि एक अवतार के 16 गुण होते हैं। जी तो भगवान श्री राम में 11 गुण थे जी एंड भगवान कृष्ण के लिए बोला जाता है कि उनके अंदर 16 के 16 गुण थे। जी तो भगवान कृष्ण की किसी भी नीति, चाहे वो महाभारत टाइम हो जी या भगवान कृष्ण का वो टाइम जिस टाइम पे उन्होंने कंस से युद्ध लड़ा, जी दोनों केसेस में कोई ऐसा लगता है कि चाणक्य नीति यहाँ पे भी उन्होंने बड़े अच्छे से निकाली है जी कि इसका बड़ा अच्छे से इस्तेमाल उन्होंने किया है एंड ही है ओवरकम सम सिचुएशन जहाँ पे उन्होंने फेलियर को ना बिल्कुल ही सक्सेस में चेंज कर दिया है। तो मैंने ना रिसेंटली एक प्ले देखा था चक्रव्यूह, और उसमें जो अगर मैं उसका पूरा कंक्लूजन निकालूं तो उसमें एक ऐसा डायलॉग आता है कि जहाँ पे श्री कृष्ण ये बताते हैं कि आप लोग जितने भी लोग हो, आपने अपने वर्ड्स के ऊपर, बिकॉज आपने किसी को कुछ कमिट किया है, आपने कुछ सर्टेन एक्शंस नहीं लिए, लेकिन उसका जो कॉन्सिक्वेंस है वो बाकी सबको भी झेलना पड़ा। तो तब मुझे ये सीख मिली कि जो आप कभी कोई कमिटमेंट भी देते हो ना, सोच समझ के दो, बिकॉज उसका परिणाम बाकी को भी भुगतना पड़ता है। तो आई वुड से दिस वाज अ ग्रेट स्ट्रैटेजी, राइट? इसलिए हम कहते हैं ना कि इम्पल्सिवली कमिट मत करो, और जो आप वचन देते हो, जैसे हम कहते हैं प्राण जाए पर वचन ना जाए, राइट? बट उसके चक्कर में अगर आप राइट टाइम पे एग्जीक्यूशन नहीं करोगे तो किसी की जान भी जा सकती है, जो हुआ भी है महाभारत में, है ना? तो ये भी तो चाणक्य नीति है ना, सोच समझ के बोलो। एंड एज अ लीडर आपकी एक एक शब्दों का मूल्य है, राइट? करेक्ट। कम बोलोगे चलेगा, ज्यादा बोल के मूर्ख कहलाओगे वो नहीं चलेगा। और इसलिए हम कहते हैं कि सुनने की क्षमता बढ़ाओ। एक लीडर में लिसनिंग स्किल्स होने चाहिए। मोर देन दैट, क्या कमिट किया है सोच समझकर वो लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई आपको लगा सिचुएशनल था हमने बोल दिया, इट डिपेंड्स। तो सोच समझ के बोलना ये भी बहुत मैटर करता है। इस पूरे सिनेरियो में आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर आप ना टीम को बहुत ही एम्पावर कर रहे हो तो ह्यूमन नेचर है वो ना कभी तो ओवर कॉन्फिडेंस में आएंगे और आपको ना अंडरमाइन करने लग जाएंगे। तो लीडर ये कैसे इंश्योर करे कि भाई जब एक राइट टाइम आए ना, ये लोगों के दिमाग में ना ओवर कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए कि यार तुम लोग ना मेरे को अंडरमाइन कैसे कर सकते हो। अभी आई एम समबडी हु इज एम्पावरिंग, आई एम समबडी हु इज एक्चुअली गिविंग द रिसोर्सेज, फूड इन द ऑन योर टेबल, राइट? तो वो कैसे इंश्योर करे, बिकॉज ये तो ह्यूमन नेचर है, वो ओवर कॉन्फिडेंस तो उनके अंदर आएगा ही आएगा। आपको एम्पावर करना ही नहीं है, इसलिए तो इवन जब सप्तांग आप पढ़ते हो तो दंड में हम क्यों कहते हैं कि जो आप ट्रेनिंग देते हो आपकी टीम को, वो एक्सपर्ट को बुला के दो, थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव दो। आप एम्पावर करो ही मत, सामने वाले को किसी और से एम्पावरमेंट दिलवाओ, तो वो चीज की वैल्यू रहती है, वो चीज का रिस्पेक्ट रहता है। मैं नहीं कहती कि वो आपको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बट साइकोलॉजिकली जब कोई थर्ड पर्सन आके कोई चीज समझाता है ना, वो चीज ज्यादा लोग समझते हैं इन टर्म्स ऑफ टीम, तो फिर दे विल नॉट टेक यू फॉर ग्रांटेड। वो आपको रोज देख रहे हैं, रोज आपके साथ काम करे, तो एक वो कंफर्ट आ गया है, राइट? सो इट इज वेरी डिफॉल्ट, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी कि दे विल अंडरमाइन यू। बट जब कोई थर्ड पर्सन आता है, बाहर से कोई एक्सपर्ट आता है, तो वो तो सिचुएशनल है ना, उस टाइम के लिए आए, राइट? तो वो ज्यादा सुनेंगे उनकी। इसलिए हम कहते हैं कि प्लीज एक्सेप्ट द अथॉरिटेटिवनेस ऑफ द एक्सपर्ट एंड गेट योर टीम ट्रेन्ड। ये अर्थशास्त्र में है कि भाई जो सब्जेक्ट का जो एक्सपर्ट है बुलाओ उसको। ये भी आप देखो काफी फॉरेन कंट्रीज में काफी जो इंटरनेशनल कंपनीज होती है, उनके वीकली और मंथली सेशंस होते हैं। एग्जाम्पल, मंथली एक ऐसा सेशन होता है जहां पे बाहर से एक्सपर्ट्स आते हैं, और एवरी वीक इंटरनल टीम में से किसी एक को आके बोलते हैं भाई तेरा जो एक्सपर्टीज है ना, वो आके हम सबको समझा। भले टीम को समझे ना समझे, पर उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है ना। So you are also putting the untapped potential outside, and most important, आपने एक external perspective दी, एक variety दिया। And please understand, ये human psychology के लोगों को variety चाहिए होती है, right? In the positive sense बोल रही हूँ ये चीज। आजकल लोग context twist करके कुछ भी समझ लेते हैं। Correct. So variety in terms of knowledge, in terms of authority, तो आप empower करो ही मत। इससे ना मेरे को एक बड़ा इंसिडेंट बड़ा अच्छा याद आता है, महाभारत का इंसिडेंट है ये। जी। भगवान कृष्ण जाते हैं कौरवों की राज्यसभा में युद्ध होने से जस्ट पहले कि मैं एक बार और ट्राई कर लेता। हालांकि देखो उनको तो सब पता था कि युद्ध तो होगा ही होगा, बट फिर भी फॉर द सेक ऑफ द वर्ल्ड वो जाते हैं सभा में और वो बोलते हैं कि यार ये युद्ध ना अभी भी रुक सकता है, तुम लोग और बातचीत कर लो। और दुर्योधन और कर्ण, उनके भाई दुशासन, वो ना अपने आसपास के ना राज्यों के लोगों को बुला के रखते हैं जस्ट टू शो कि हम लोग कितने पावरफुल हैं। और उन लोगों को देखा देखी ना वो भगवान कृष्ण की ना इंसल्ट कर देते हैं, कि उनको बोलते थे तू तो छलिया है, तू तो बातों में लोगों को घुमा देता है ना, तेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, तू तो युद्ध ही चाहता है करके। फिर उस टाइम पे अगर आपको याद हो तो भगवान कृष्ण अपना दशावतार रूप दिखाते हैं, है ना?
उनको दिखाते हैं कि देखो मैं अकेला चाहूं तो मैं ये युद्ध 1 सेकंड में खत्म कर सकता हूं अगर तुम लोग मेरे अगेंस्ट गए तो। करेक्ट। मैं उन लोगों की तरफ से इसलिए आ रहा हूं तुम्हारे पास सो दैट आई कैन टेल यू देयर साइड ऑफ द स्टोरी। मैं उनका पक्ष रख सकूं और इस पूरे जो नरसंहार होने वाला है इसको बचा सकूं। इस पूरे सिनेरियो में जो मेरे को समझ में आता है ना, इसमें सीखने के लिए मिलता है, वो ये है कि आपको ना जब कभी जरूरत हो तो सामने वाले इंसान को ना आपकी स्ट्रेंथ ना टाइम टू टाइम दिखाते रहनी चाहिए, सो दैट वन थिंग दे शुड नो देयर प्लेस। करेक्ट। सेकेंडली दे शुड नो कि उनकी चेन के अंदर ना क्या पोजीशन है। फॉर एग्जांपल अगर आपके टीममेट भी हैं तो ना आप उनको एम्पावर करो। आई एम श्योर कि आप उनको ना एनकरेज करते रहो कि आप ये कर सकते हो, आप उनकी ना प्रोज कॉन्स देखो, उनकी स्किल सेट्स क्या है, उसमें उनको एम्फेसाइज करने के लिए बोलो। बट टाइम टू टाइम ना एक लीडर को मेरे हिसाब से ये जरूर दिखाते रहना चाहिए कि तुम लीडर क्यों हो, नॉट जस्ट बिकॉज कि आपको अच्छी बातें करनी आती हैं, आपको किसी को इन्फ्लुएंस करना आता है या मैनिपुलेट करना आता है, नॉट लाइक दैट, बट आपको पता होना चाहिए व्हेन इट इज द राइट टाइम यू शो योरसेल्फ हु यू आर टू द टीम मेंबर्स। ये मेरा भी मानना है। ये तो अर्जुन के लिए भी किया था ना, कि जब अर्जुन नहीं मान रहे थे तो विराट रूप दिखाया उसको, फिर अर्जुन को वो विराट रूप का भी दर्शन हुआ, राइट। तो अर्जुन के लिए भी किया था। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसको हम कहते हैं बाउंड्री सेटिंग। करेक्ट। कि कई बार सामने वाले को पता है कि भाई इनके साथ हम कंफर्टेबल रह सकते हैं, ठीक है, बट एट द सेम टाइम वी कैन नॉट मेस विद देम। करेक्ट। तो जैसे आप कह रहे हो कि कई बार वो विराट रूप दिखाना पड़ता है, आई वुड से सेटिंग बाउंड्रीज इज द हेल्दी वे। एंड आप ना कुछ चीजों में कॉम्प्रोमाइज मत करो। एग्जाम्पल जैसे एग्जीक्यूशन है, डेडलाइंस है, लोगों को पता है कि भाई चाहे वो 1 दिन में काम करो, 10 दिन में काम करो, आउटकम से मतलब है। करेक्ट। बट इसका मतलब ये नहीं कि हम कॉम्प्रोमाइज करें क्वालिटी में। तो कुछ चीजें अगर आप क्लैरिफाई कर दो तो आई थिंक यू विल बी एट अ बेटर पोजीशन। तो दैट्स कॉल्ड सेटिंग बाउंड्रीज। अपने आपके लीडरशिप ट्रेनिंग्स में कोई एक ऐसा एग्जांपल बताना किसी कंपनी का जिसकी ने आपने ट्रेनिंग दी हो, जिनकी लीडरशिप को और उन्होंने ना चाणक्य अर्थशास्त्र को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया हो और उसका इम्प्लीमेंटेशन ना टू द रूट लेवल भी कर दिया था जी, और वो एक बहुत ही अच्छी सक्सेस स्टोरी हो आपकी पूरी ट्रेनिंग वाले लाइफ साइकिल का जी। तो कोई एक ऐसी स्टोरी जो आप ना शेयर करना चाहो। तो जो कंपनी की मैं बोर्ड में हूँ फिलहाल, विंडप्लस प्राइवेट लिमिटेड, अब होता कुछ ऐसा है ना कि टेक्निकल ट्रेनिंग ज्यादा होती है, नॉन टेक्निकल ट्रेनिंग बहुत कम होती है। तो जब इंसेप्शन मोड में था, हमने डिसाइड किया था कि जो एमडी है डॉक्टर करुणामूर्ति, तो ही वाज माय क्लासमेट लीडरशिप कोर्स में जो हमने साथ में पढ़ाई की थी। एंड तब हमने डिसाइड किया था कि बिकॉज हम भी लर्निंग कर रहे, हमारी टीम को भी हम लर्निंग शुरू करवा देंगे। एवरी ट्यूसडे 12 to 1 हमने फर्स्ट 2 years के लिए ये प्रैक्टिस रखी कि एवरी ट्यूसडे मैं खुद 1 घंटे के लिए ट्रेनिंग दूंगी, 1-1.5 घंटे के लिए, डिपेंड्स ऑन द टाइम। एंड कभी कभी इवन सर भी ट्रेनिंग देंगे। इससे हमने एक चीज देखा कि पीपल फेल्ट मोर कनेक्टेड। कुछ ऐसे टॉपिक थे जिनके बारे में उन्होंने कभी सुना नहीं था, या प्रोबेबली उनको अपस्किलिंग की जरूरत थी। एंड जब हमारी क्लाइंट से हमें फीडबैक मिलता था कि आपको पता है कि आपकी टीम मेंबर ने आज कॉन्फिडेंटली बात की, या हमें पता नहीं कुछ नया चेंज दिख रहा है, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट बेस्ट रिस्पॉन्स एवर रिसीव्ड एज अ ट्रेनर। बिकॉज देखो, ट्रेनिंग के लिए सब लोग अच्छा बोलेंगे, बट जब वो ट्रांसफॉर्मेशन दिखता है ना, वो सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। तो जब मैं इवन हमारी क्लाइंट कंपनीज को ट्रेनिंग देती थी, तो तब वहां से फीडबैक आता था कि यार एग्जाम्पल जैसे हमारे कंपनी में मणिकंदन जी, तो वेरी सीनियर मोस्ट लीडर, तो बोलते हैं कि यार इनके बात करने में अच्छा कॉन्फिडेंस हो चुका है, अब बहुत अच्छे तरीके से और कम्युनिकेट कर पा रहे, कन्वे कर पा रहे। आई थिंक दैट वाज द बेस्ट कॉम्प्लीमेंट फॉर मी। व्हाई कि एक तो हमारे टीम मेंबर का अप्रिसिएशन हो रहा है पब्लिकली, एंड सेकंड ऑफ ऑल उस इंसान का तो पर्सनल ग्रोथ हो गया ना, वो अपस्किलिंग हो गया। तो आप देखो कि जब आप कुछ नया स्किल सीखते हो, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और वो दिखता है, और जो दिखता है वो बिकता है। करेक्ट। तो यस, इससे ना मेरे को एक स्टोरी याद आती है। आई डोंट नो कि मेरे को ये कहना चाहिए ऑन कैमरा कि नहीं कहना चाहिए, बट सो आई सर्व फॉर जेटसेटगो एविएशन। ओके। सो जेटसेटगो इज इनटू प्राइवेट चार्टर एविएशन, ओके, है ना। सो उनकी उस जेटसेटगो की सीईओ और फाउंडर है मिस कनिका टेकरीवाल। ओके। सो व्हेन आई जॉइंड जेटसेटगो ना इन 2015, तो मुझे ये था कि यार एक चार्टर प्राइवेट जेट्स होते क्या है, हम लोगों ने मूवीज वगैरह में देखे थे प्राइवेट जेट वगैरह, पता ही नहीं होता था। तो बड़ी फैंटेसी सी लगी भाई, कोई ना कुछ अलग ही फ्यूचरिस्टिक या बड़ा फैंसी सा इंडस्ट्री ज्वाइन करने के लिए मिल रही, सो ज्वाइन इट। एंड वहां से जब मैंने ना, वो बड़ा इनिशियल फेज और था, 2014 में कंपनी स्टार्ट हुई थी, 2015 के बाद मैंने 15 मैंने ज्वाइन कर लिया था। तो मैं पहले 5-6 एम्प्लॉइज में से एक था। कनिका टेकरीवाल जो सीईओ और फाउंडर हैं जेटसेटगो की, उन्होंने मेरे को इतना इंस्पायर किया ना लाइफ में। मॉर्निंग में 6 o'clock शी विल कम विद सम एनर्जी इन द कंपनी, इन द ऑफिस। रात को अगर वो 12 बजे भी ऑफिस से जा रही है ना, तो शी विल बी इन द सेम एनर्जी। वाओ, सेम एनर्जी।
उनके अब प्राइवेट चार्टर इंडस्ट्री तो यू अंडरस्टैंड कि हमारी जो क्लाइंटेल है वो काफ़ी नीश है, काफ़ी बिग शॉट्स है, बिग इंडस्ट्रिस्ट हैं, पॉलिटिशियंस हैं, सेलिब्रिटीज़ हैं, ये सब हैं। नेवर एवर शी आस्क पीपल कि भैया ये इतने बड़े लोग हैं, इनको ना तुमसे ये बात नहीं करनी है, वो बात नहीं करनी है। वो हमेशा ने इंस्पायर करती थी मेरे को। मैं टेक बैकग्राउंड से था, तो जेटसेट को वाज द फर्स्ट टेक ड्रिवन प्राइवेट चार्टर कंपनी इन इंडिया, एंड फॉर्चुनेटली वी वर द ट्रेंड सेटर्स। हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी एल्गोरिदम्स बनाई है टेक्नोलॉजी को लेके जो इंडिया में आज तक किसी के पास भी नहीं है। करेक्ट। मतलब इंडिया में क्या, वर्ल्ड वाइड किसी में प्राइवेट चार्टर इंडस्ट्री के पास है ही नहीं, एंड वी आर डूइंग इट, एंड वी आर डूइंग इट ऑन द एवरीडे बेसिस। और हमारे जैसे कोई ऑफिस का मीटअप होता है या कोई पार्टी होती है, और मेरे को कभी कुछ बोलने के लिए मिलता है ना, तो कनिका मैम विल ऑलवेज स्टॉप मी इन बिटवीन, और पता है हमेशा बोलती हैं, वासु इज समबडी हु हैज ए एंटरप्रेन्योर इन हिमसेल्फ। और वो ना, जब वो ये कॉन्फिडेंस दिखाती है ना मेरे अंदर कि यार ये मेरा एक बंदा था जिसके अंदर ना वो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सेट्स हैं, और इसके लिए अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट हो, प्रोफेशनल कॉन्टैक्ट हो। जब मैंने अपना स्टार्टअप किया 2017 में, मैंने 2017 में कंपनी छोड़ दी थी। उसके बाद जब मैंने अपना स्टार्टअप किया ना, शी मेड श्योर कि मेरे को ना स्टार्टअप के बारे में सब कुछ पता हो। मेरे से इतनी सारी मीटिंग्स उन्होंने ली हैं, मेरी पिच डेक को सुधरवाया। कैन यू इमेजिन, एक एम्प्लॉयर जिसका एम्प्लॉई जॉब छोड़ के जा रहा है, स्टार्टअप ओपन कर रहा है, उसके साथ बैठ के उसकी पिच डेक सुधरवाना, ये अपना में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, लीडरशिप स्किल है ये। बिल्कुल एग्जैक्टली। और वो ना हमेशा बोलती हैं, लोगों को बोलती हैं कि आप ना स्टेज पे बोलो, माइक के सामने आके बोलो, या आपको ना ऑफिस में कोई गैदरिंग हो रही है ना, आप जाके बोलो। शी इंस्पायर पीपल की बी टॉक एटलीस्ट। जैसे मैं, और एक लाइन है जो हमेशा मेरे को बोलती थी, हमेशा से स्टार्टिंग से लेके अब तक, की 80% ऑफ योर प्रोडक्टिविटी विल डिपेंड ऑन how you're dealing with the people. Yes. 20% of your skill set extracts a different story. Correct. अब डिपार्टमेंट में कोई आपस में कन्वर्सेशन हो रहा है, you have to convince the other person कि ये क्यों exactly अच्छी चीज है। जैसे एविएशन was some industry जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा यूज नहीं थी, तो it was my responsibility कि मैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स को जाके बोलूं कि भैया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करोगे तो आपका 8 घंटे का काम 4 घंटे में हो जाएगा या 2 घंटे में हो जाएगा। तो यू शुड स्टार्ट यूजिंग इट। और एविएशन, जब मैंने बताया जैसे पूरी की पूरी ऑफलाइन इंडस्ट्री थी, एंड कनिका यूज्ड टू बैक मी कि वासु डोंट वरी, कोई भी कुछ भी कैसा भी बोल रहा है ना, यू कीप वर्किंग, one day will come when everybody will be a fan of whatever technology you're building, and today it has happened. Wow. We have become first tech driven charter company in India. Secondly, we have made couple of software जो in house company use कर रही है, और हम लोग जहां किसी काम को करने में लोगों को 10-10 15-15 घंटे लगते हैं, with a single click with the software people are doing it. Time efficient. बिल्कुल बिल्कुल। और ये इसके लिए मैं हमेशा, जैसे मैंने ना काफी सारे प्लेटफॉर्म्स पे, ऑलमोस्ट इन एवरी सिंगल इंटरव्यू ऑफ माइन आई हैव सेड दिस, अ बिग थैंक यू टू कनिका, कि जो उन्होंने ना मेरे को हमेशा से बोला है कि वासु दिस इज नॉट द लिमिट फॉर यू। जैसे बोला जाता है ना, एविएशन स्काई इज नॉट द लिमिट, इट्स जस्ट द बिगिनिंग। शी हैज सेड दिस थिंग टू माय एन नंबर ऑफ टाइम्स, ऑलवेज, वासु दिस इज नॉट द लिमिट, कीप वर्किंग, कीप पुशिंग योरसेल्फ, कीप ऑन अचीविंग द न्यू थिंग्स। प्रोडक्टिव होगा, पैसे बनाओगे, बहुत ही डिफरेंट स्टोरी, बट इट विल इवॉल्व योर कैरेक्टर, हाउ व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू आर। और उसका ना बहुत बड़ा इम्पैक्ट मैंने देखा है कि प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी आता है। यू बिकम लिटिल डिसिप्लिन्ड, यू बिकम मोर फोकस्ड, आप हाउ यू ट्रीट योर पार्टनर, हाउ यू टॉक टू योर पेरेंट्स, साइड वाला आपका कैब ड्राइवर हुआ, आपका ड्राइवर हुआ, आपके हाउस मैनेजर्स हुए, आप उनको कैसे ट्रीट करते हो ना, ये ना सब कुछ एक कंबाइंड पैकेज है, इंटरलिंक्ड है। हाँ, ये सब ना कंबाइंड पैकेज है, ये आता है सब कुछ एक साथ ही। करेक्ट। So this was the story with Kanika Nam. So okay, different story. हाँ, नहीं, but ये बहुत बड़ा लेसन आपने ये स्टोरी के माध्यम से बताया, और वो ये है कि एक तो people never forget how you make them feel. Correct. ठीक है, and second of all, you know, लोगों को ना एक मेंटल सपोर्ट चाहिए, जो मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द पॉडकास्ट भी बोला कि द ब्यूटी ऑफ लीडरशिप ट्रेनिंग इज कि आपका जो अनटैप्ड पोटेंशियल है, आपका जो हिडन पोटेंशियल है ना, उसको आप इग्नाइट करते हो। करेक्ट। अब आप देखो कि किसी ने आप में वो भरोसा दिया या आपको वो भरोसा दिखाया, तो आपको कॉन्फिडेंस हुआ कि भाई मैं ये चीज कर सकता हूँ, पेशेंस लगा, बिल्कुल एफर्ट्स लगे, आपने सैक्रिफाइस भी बहुत किया है, बट डिड यू एवर फॉरगेट, जैसे आपने बोला ना कि मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ, व्हाई, बिकॉज यू नेवर फॉरगेट कि आपके साथ आपके शुरुआत के दिनों में कौन था। करेक्ट। जीरो से हीरो में कौन आपका साथ देता है, ये बहुत मैटर करता है। आई वाज नो एक इंट्रोवर्ट टाइप का पर्सन, प्लस बीइंग फ्रॉम द टेक बैकग्राउंड, तो टेक लोग ना ज्यादा अच्छे सेल्समैन होते नहीं है, ऑनेस्टली, मतलब ये सबको पता है, नहीं होते हैं, ठीक है। तो उनको जब वो सेल्स स्किल्स या पब्लिक स्पीकिंग या लोगों से बातचीत करने का तरीका समझना है, इन्फ्लुएंसिंग वाला तरीका समझना है ना, तो उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। करेक्ट। मेरे को पता ही नहीं था मेरे अंदर ये है,
कनिका मैम, उन्होंने मेरे अंदर ना ये सारी चीजें ना देखी होंगी, आई एम श्योर कि फ्रॉम सम और द अदर वे, है ना. देन शी इंस्पायर्ड मी एंड लुकिंग एट हर वर्किंग डे एंड नाइट, और एक पैशन के साथ. चार्टर इंडस्ट्री ना एक काफी मेल डोमिनेटिंग इंडस्ट्री है. मतलब आई डोंट थिंक कि कोई बहुत ही ज्यादा कंपनी जिसमें फीमेल डायरेक्टर भी होंगी. आप फाउंडर सीईओ तो छोड़ दो कि जिसमें डायरेक्टर भी होंगी, बट एक और लड़कियों को उस से क्या बोला जाता है कि भैया है, तू कैबिन क्रू बन जा, ठीक है, कुछ ग्राउंड हैंडलिंग स्टाफ में बन जा, एयरपोर्ट पे काम कर लो. कोई उसको सीईओ बनते हुए नहीं देखते हैं, है ना, लोग तो नहीं देखते. तो आई एम श्योर कि उनको बहुत सारा क्रिटिक्स उनको भी झेलना पड़ा होगा स्टार्टिंग में, बट वो उससे ओवरकम आई है. उनके बाद उन्होंने कुछ तो मेरे अंदर देखा ही होगा. शी थॉट कि वासु को ये बात सारी चीजें बोलनी चाहिए, और वो हमेशा बोलती थी. और द वे शी हैज सेड इट ऑन द पब्लिक प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो, जब भी हमारी कोई भी कन्वर्सेशन होती थी, वो मेरे को लगता था कि यार अगर मेरे अंदर इनको कॉन्फिडेंस है ना, हु इज समथिंग राइट नाउ, करेक्ट, फोर्ब्स 30 वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे बोलना, कोई मेरे ख्याल से कोई 50 से ज्यादा उनके पास अवार्ड होंगे, है ना. जब भी कोई एविएशन की बात होती है इंडिया में, चाहे वो मोदी जी के साथ हो, चाहे किसी के साथ, तो डोनाल्ड ट्रम्प की बेटी के साथ, तो हमेशा शी इज ऑलवेज समवेयर, हमेशा शी इज इनटू न्यूज एंड एवरीथिंग, और काफी इंस्पायरिंग कन्वर्सेशन करती हैं. एंड तो अगर ऐसी एक लेडी को आपके अंदर कुछ दिखा, मतलब कुछ तो मेरे अंदर हिडन टैलेंट होगा जो मुझे भी नहीं पता था. शी कुड रिकॉग्नाइज दैट. जो हम कहते हैं ना कि लीडर्स क्रिएट लीडर्स, लीडर्स आइडेंटिफाई लीडर्स ना. करेक्ट. तो इसलिए हम कहते हैं कि लीडर्स कैन बी माइजर्स. क्यों? बिकॉज आप में वो इनसिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए कि भाई ये इंसान आगे बढ़ रहे हैं. इनफैक्ट यू शुड बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. करेक्ट. एंड लोग कभी नहीं बोलते कि भाई आपके शुरुआत के दिनों में आपके साथ कौन था, जैसे इन योर केस, राइट. और वो बहुत कम लोग होते हैं जो जेन्युइनली आपको सपोर्ट करते हैं. और मैं तो बोलूँ अगर आपकी लाइफ में एक भी ऐसा इंसान है, यू आर ब्लेस्ड. बट हम उस रिलेशनशिप को टेकन फॉर ग्रांटेड करते हैं. हमें लगता है कि यार इसका कुछ फायदा होगा इसलिए इंसान सपोर्ट कर रहा है. ऐसा जरूरी नहीं है. सही इंटेंशन के साथ अगर सपोर्ट किया जा रहा है ना, नेवर लेट दैट पर्सन गो. एग्री. मेरे साथ ना डाउनफॉल हुआ ना, जब स्टार्टअप बंद हुआ, तो आई वेंट बैक टू मैम कि मैम स्टार्टअप हैज गॉन डाउन. पहली बात तो शी वाज वेरी मच पेस्ड कि तूने वापस से स्टार्ट क्यों नहीं किया. कैन यू इमेजिन, आउट ऑफ हर सो बिजी शेड्यूल उन्होंने मेरे को कम से कम 1 घंटे का टाइम दिया है. उसके बाद उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, जब तक वापस से वो कॉन्फिडेंस, वो सारी चीज आती हैं, यू कम वर्क फॉर मी अगेन. कोई इंटरव्यू नहीं, कुछ भी नहीं. And she said कि वासु come from tomorrow. Tell me what you can do for the company for next 2 years. Wow. Make a plan and start from tomorrow. No interview, nothing. कोई discussion, कोई salary क्या चाहिए, position क्या चाहिए, nothing at all. You come and start working and see how you can, take the company on the next level in the technologically. Yes. And other aspects, of course, you are always welcome. कि उसमें क्या करने का है. ये सेम जैसे मैं बोलता हूँ ना, भगवान कृष्ण इसी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि लोगों की हिडन स्किल सेट्स, टैलेंट को पहचानने में बिल्कुल माहिर थे. अब ना डिफरेंट गॉड्स के बारे में बात करते हैं. जैसे भगवान शिव है जी. भगवान शिव को ना, मतलब गुस्सा, सब जानते हैं उनके गुस्से का क्या लेवल था जी. चाणक्य जी की, या नॉट चाणक्य जी की, भगवान शिव के प्रेशर के अंदर भी वो गुस्से पे काबू करने के बाद भी उसको ना शांत रखना अपने आप को, क्या लाइफ लेसन मिलता है. प्लस आजकल की लीडरशिप को उनसे क्या चीज सीखनी चाहिए अगर भगवान शिव का नाम आता है तो. आपने एंगर चैनलाइज करने की बात की इनडायरेक्टली, ठीक है, करेक्ट. कई बार ना हमें गुस्सा आता है, बट जब आप बहुत गुस्सा जल्दी हो जाते हो, यू आर शोइंग योर वीकनेस. वो कहते हैं ना कि जब उनकी तीसरी आंख खुलती है तो डिस्ट्रक्शन है. ठीक है, गुस्सा करो, मना नहीं कर रही हूँ, बट सही टाइम पे, सही जगह पे, सही सिचुएशन में. हर बार जब आप बहुत जल्दी गुस्सा करते हो, दैट मीन्स आपका जो ट्रिगर है वो किसी और के हाथ में है. एनीबडी कैन प्ले विथ योर इमोशंस, राइट. इसलिए हम कहते हैं कि ज्यादा रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट मत करो. तो ये हम सीख सकते हैं. Correct. शांत रहना या मेडिटेट करना. आजकल ना लोगों ने स्पिरिचुअलिटी को भी अलग लेवल पे, बिकॉज ऑफ इंस्टाग्राम रील्स एंड ऑफ कोर्स, लोगों को लगता है कि अगर हम कोई अच्छी जगह पे गए, स्पिरिचुअल प्लेस पे, तो वो इंस्टाग्राम स्टोरी या रील्स के लिए नहीं. डू यू एक्सपीरियंस स्पिरिचुअलिटी उस जगह पे? क्या आप मेडिटेट करते हो, क्या आपको एनर्जी महसूस होती है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. करेक्ट. 5 मिनट भी अगर आप शांति से नहीं बैठ पा रहे हो तो कहाँ का स्पिरिचुअलिटी हुआ ये? मेरे को भी ना इस बात से बड़ा ट्रबल है. मैंने भी देखा है लोग बाग ना नेचर के आसपास वाली जगह पे जाएंगे, किसी पहाड़ पे चले गए, बीच साइड चले गए, वो ना उनका मेन ध्यान है रील्स या वीडियोस या फोटोज शूट करने पे. अब क्या है कि यार इस मेमोरी का करोगे क्या आप? 10 साल के बाद बस फोटो ही तो रह जाएगी. हाउ डिड यू फील? बिकॉज आपने फील तो किया ही नहीं उसे. आपने फोटोज लेके, वीडियो लेके आ गए हो, है ना, मस्ती मार के आ गए हो, पार्टी करके आ गए हो. अब पॉइंट क्या है कि भाई आपने उसे एक्चुअल फील किया है, जैसे कि आपने बताया कि हाउ इट फेल्ट
अब वो फील लेके आओ ना, और वो फील, वो फोटोज भी रखो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, खींचो क्लिक करो, पर वो फील कहाँ है उन सब में, वो फील भी तो लेके आओ ना अपने साथ। उसके लिए ना देखो, हर चीज सोशल मीडिया पे दिखाने की जरूरत नहीं। मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। सो लास्ट वीक मैं कैचीधाम ट्रिप पे गई थी विथ वन ऑफ माय क्लोज ग्रुप फ्रेंड्स, तो जिसमें अभिषेक कर जी, ब्राह्मी, मनोज्ञ, कल्याण, अरुण, ये सब लोग थे, सारे क्रिएटर्स है। तो हमने क्या किया, हम कैचीधाम गए एंड वहां पे हमने जो मेन आश्रम है उसके दर्शन लिए, फोटोग्राफ्स लिए, लोगों ने रील्स बनाई, जो भी कुछ है। अगले दिन हम लोग एक ऐसे मंदिर वहां पे गए, हनुमान जी के मंदिर में, जो वहां से आई थिंक 5 या 5.5 किलोमीटर्स के रेंज में है। और ऐसा कहते हैं कि जो नीम करोली बाबा है वो एक्चुअल में वो मंदिर में जाके पूजा करते थे, मेडिटेट करते थे, और इसके बारे में काफी लोगों को नहीं पता है। तो हम लोग वहां गए, हम वहां पे मेडिटेट करके आए हैं। लोग क्या कहते हैं, आप जाओ आश्रम में, वहां मेडिटेट करो, वहां भी करना चाहिए, बट एक्चुअल में जो आप एक्सपीरियंस करते हो वहां पे एक्चुअली फोटोग्राफी अलाउड नहीं है। तो लकीली हम कोई भी उसको फोटोज या वीडियोस ले नहीं पाए वो हनुमान जी के मंदिर में, बट वो अनुभव करना एक अलग एक्सपीरियंस है। उसके बाद हुआ कुछ ऐसा कि अब वहां पे ना, जब आप एंटर करते हो मंदिर में, तो सामने ही हनुमान जी की प्रतिमा है एंड साइड पे ना जगह है कि लोग मेडिटेट कर पाए, ठीक है। और वो मंदिर खाली था उस टाइम पे, जैसे मेरे को बोला कि लोगों को पता नहीं उस मंदिर के बारे में, करेक्ट। तो अभिषेक जी और कल्याण राइट साइड पे बैठ के मेडिटेट कर रहे हैं, मेरे पीछे मनोज्ञा बैठी है, ब्राह्मी दर्शन करके अपना काम कर रही है, एंड मेरे बाजू में अरुण बैठे और मैं प्रतिमा के एकदम सामने बैठी हूँ। अचानक से वहां पे पंडित जी आते हैं और मुझे पूछते हैं कि आप कहाँ से आए हैं। मैंने बोला मैं बॉम्बे से आई हूँ। एंड पता नहीं उनको क्या हुआ, बोले आप अंदर आ जाइए। तो मैं और खुश हो गई कि यार ये अचानक से ऐसे अंदर बुला रहे हैं दर्शन के लिए। तो मैंने सबको बोला, सब लोग अपने मेडिटेशन स्टेट में थे, मैंने बोला आइए पंडित जी कुछ दिखाना चाहते हैं शायद हमें। और ऊपर लेके गए फर्स्ट फ्लोर पे, और वहां पे एक कमरा है, और ऐसा कहते हैं कि वो बाबा का पर्सनल रूम है। वहां पे एक बेड था वहां छोटा सा, एंड उसके ऊपर कंबल रखा था, उसके ऊपर कुछ फूल रखे थे। और वो पंडित जी हमें ऐसा बोले कि यहाँ पे आप फोटोग्राफी नहीं कर सकते बिकॉज कैमरास भी हैं, आप दर्शन कर लो, आप प्रार्थना कर लो, चाहे तो आप वहां बैठ के मेडिटेट कर लो। और ये बहुत बड़ा सौभाग्य है देखा जाए तो, है ना। तो हम सब वहां गए, हमने 10-15 मिनट वहां पे मेडिटेट किया। इट वाज सच अ डिवाइन एक्सपीरियंस, क्योंकि प्लीज आप एक चीज समझिए, एक तो वहां पे अलाउड नहीं ज्यादा बैठना या रुकना, हमें वहां पे वो सौभाग्य हमें मिला कि हम वहां बैठे मेडिटेट करें, वो कंबल का हम छू के प्रार्थना कर सके या उसका दर्शन ले सके, लाभ ले सके। ये सारी चीजें आप डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, बट वो एक्सपीरियंस हम कभी नहीं भूल सकते। लोगों को लगता है कि जो हम रील्स में देखते हैं वही सच है। यू हैव टू गो बियॉन्ड। कई बार कुछ चीजें जब तक आप रिसर्च नहीं करते ना, वो अनुभव में नहीं आती है। एंड वो स्पिरिचुअल माइंडसेट या वो स्पिरिचुअल एटीट्यूड चाहिए उस चीज के लिए। करेक्ट। तो ये बहुत अद्भुत एक्सपीरियंस हुआ। एक ना मैं आपको एक ऐसे ना कि वो एक स्टोरी बताता हूँ। ये हमारे साथ हुआ कि माई नेफ्यू, हमारी नेक्स्ट जनरेशन का जो पहला बच्चा था, वो डिफरेंटली एबल्ड चाइल्ड है जी। तो उसको काफ़ी सारे इश्यूज हैं, दोनों आंखों में, एक में 14 नंबर का चश्मा, एक में 16 नंबर का है, दोनों किडनी आपस में जॉइंट है बोन मैरो के नीचे। तो वो ना उसको बर्थ के 2 घंटे के बाद ही ना पैरालिसिस अटैक आ गया था। उसका एक पैर दूसरे पैर से 1.5 इंच छोटा है। तो हम लोग उसको देख के ना काफ़ी सारी जगह पे गए थे। एक फनी स्टोरी, नॉट फनी, एक ना बड़ा अचंभे वाली स्टोरी हुई हमारे साथ। हम लोग गए हुए थे बालाजी के मंदिर, और बालाजी के मंदिर में अगर आप जाते हो ना, मेहंदीपुर बालाजी, तो आपको ना एक रेलिंग लगी हुई है, रेलिंग से पहले ही रोक दिया जाता है। अब बस सामने से उन्हें देख सकते हो, अब उनको टच नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा हुआ, और हम ना कोविड के टाइम पे गए थे। तो अचानक से क्या हुआ, जैसे ही बच्चा वो लाइन पे आगे पहुंचा है ना, कैन यू इमेजिन, देयर वाज नो पुजारी, नोबडी उस प्रेमिसेस में। अचानक से देयर वाज नो वन। हम लोग जस्ट एंटर कर रहे हैं, और अचानक से पता नहीं कहां से वो जो रेलिंग है ना आगे वाली, उसका गेट खुला है अपने आप। मेरा भतीजे ने पैर अंदर रखे हैं, उसको छोटा बच्चा, उसको क्या पता कि कहाँ जाने नहीं जाना है। आगे गया है वो बच्चा, और वो अचानक गिरा है खुद से, और वो भगवान जी के ना चरणों में उसके जाके हाथ लगे हैं। कैन यू इमेजिन, ही वॉज देयर फॉर गुड नंबर ऑफ सेकेंड्स, मतलब 10-15 सेकेंड वो वहां पे रहा है, ठीक है। और उनसे पता नहीं क्या बात करी है उसने, ठीक है। अचानक से उसको उठाया, हमने बोला कि बेटा बाहर आ जा, ऐसे नहीं जाते हैं अंदर, है ना, उनको छूना अलाउड नहीं है। हमने उसे अंदर बाहर बुलाया, और वो खुश होता हुआ ना, बट
आराम से उठा, जनरली उसको बिकॉज उसके पैरों में थोड़ा ट्रबल है ना, उसको उठने में टाइम लगता है, ठीक है, 3-4 सेकंड में जाके उठा जाता है। उस दिन वो बिल्कुल स्ट्रेट सिंपल, जैसे ना खेलते कूदते बच्चे उठते हैं, ऐसे उठाए, सीधा हुआ है, वापस आया है। और जैसे ही वो वापस आया ना, कहीं से पुजारी जी आ गए और उन्होंने वो गेट बंद कर दिया है। एंड पुजारी जी डिड नॉट इवन क्वेश्चन कि नॉर्मली होता है ना, अगर आप बाउंड्री क्रॉस करते हो तो उनको डांटते हैं, आपको नहीं, कुछ भी नहीं बोला। और बस हमने हमारे भतीजे को लिया और हम लोग ना बाहर आ गए। क्या, तो ये बड़ा एक्सपीरियंस हमारे साथ हुआ एक बार बालाजी का, है ना। अब जैसे आप हनुमान जी की बात कर रहे हैं, बालाजी की, लीडर्स को हनुमान जी की लाइफ से या उनके किसी इंसिडेंट से क्या बढ़िया चीज सीखनी चाहिए? आपने फोरसाइट की बात की, हनुमान जी से यही सीख सकते हैं हम। जब वो लंका गए तो उनको क्या टास्क दिया गया था कि माता सीता को ढूंढ के लाना है, ठीक है। अब उन्होंने क्या किया, माता सीता से मिलने के बाद जब लंका में आग लगाई तो उसके पीछे भी एक स्ट्रेटेजिक थिंकिंग था कि भाई लंका को वो स्टडी कर रहे थे कि ताकि जब प्रभु श्री राम आए तो वो पूरा एनालिसिस उनको बता पाए कि लंका ऐसा है, आपको ऐसे प्रिपेयर करना है। प्लानिंग कमीशन कह रहे थे। तो ये कमाते की क्वालिटी है ना, कि आपको जो चीज नहीं बोली है फिर भी आप वो एक स्टेप एक्स्ट्रा करते हो आपके राजा के हित में। तो ये क्वालिटी है फोरसाइट प्लानिंग, कि आपको कोई बोले फिर वो चीज करो जरूरी नहीं है, आपका खुद का भी दिमाग होना चाहिए। करेक्ट। और ये लीडरशिप स्किल आप विद टाइम डेवलप कर सकते हैं। गणेश जी की बात करते हैं, है ना। तो गणेश जी से देखो, एक जो मेरे को लगता है कि इन्फ्लुएंस वाली उनकी, जो सबको पता है कि जब कार्तिकेय जी को और उनको ये टास्क मिला कि तुम धरती का चक्कर मार गए, कौन जल्दी मार के आएगा, तो उन्होंने भगवान शिव जी के और पार्वती जी का चक्कर लगाया कि मेरी तो आप ही दुनिया हो, मैंने तो आपका चक्कर लगा लिया। उन्होंने इन्फ्लुएंस किया। और ऑफ कोर्स ये वाली स्टोरी तो सब जानते हैं। कोई एक ऐसी स्टोरी है क्या जो गणेश जी की पूरी जीवनी से लोगों को, या चाहे वो एम्प्लॉयज हो, एम्प्लॉयर्स हो, लीडर्स हो, करंट के आज की यूथ एंटरप्रेन्योर हो, वो सीख सकते हैं? एक ऐसी कहानी है कि जहाँ पे असुरों के साथ वो खेल खेल रहे, एंड वहां पे ये था कि भाई बहुत सारे जो देवता हैं, इंद्र देव है, सब हार चुके हैं, असुर अभी जीतने वाले हैं, ठीक है। तो एक ऐसी कोई कहानी मैंने आई थिंक कोई सीरियल में देखी हुई थी, में है। बट उसका तात्पर्य ये था कि उनकी बुद्धि, प्रेजेंस ऑफ माइंड। अब हुआ कुछ ऐसा कि उनका दाव था, तो उन्होंने बोला कि मैं एक काम करता हूँ, मेरा जो मूषक जी, जो हमारे माउस है, मैं उनको दाव पे लगाता हूँ। तो मूषक जी भी हैरान किए, प्रभु ये क्या कर रहे हैं आप, मैं कैसे रहूंगा आपके बिना। बट ये गणपति पापा है, सोच समझ के ही चीजें कर रहे हैं, ठीक है, बुद्धि के देवता है वो, तो है ना। और फिर जब वो दाव की बात आई तो गलती से उन्होंने क्या किया ना, छींक की। और जब वो छींके तो वो जो डाइस था ना, वो दूर किधर उड़ गया। ठीक है। तो असुर कह रहे कि हम जाके लेके आते हैं, या तो हमारे जो दासी है वो लेके आएंगे। तो गणपति पापा कहते हैं भाई आपको मैंने अपने मूषक जी दिए हैं, उनसे काम करवाओ ना, भले ही वो स्लो है बट वो करके आएंगे। अब प्रभु की आज्ञा क्यों हम टाले। तो मूषक जी जाते हैं, लेके आते हैं, और वो ना डाइस खा लेते हैं। और उस टाइम पे वो डाइस चेंज हो जाती है गणेश जी के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब वो वापस आते हैं, असुर हार जाते हैं। और फिर जो असुर के जो एडवाइजर बोलो या मेंटर बोलो या राजगुरु बोलो, वो ना कुछ चमत्कारी शक्तियों से ये समझ लेते कि भाई ये मेरी जादुई डाइस तो है ही नहीं, कुछ तो गड़बड़ है, हम कैसे हार गए, असुर हार ही नहीं सकते। क्यों? और वो इम्पल्स में बोल गए कि मैंने ना ये जादुई डाइस रखे थे ताकि हम जो नंबर चाहते वही आएगा उसमें। अच्छा। तब गणेश जी कहते ये तो आपने छल किया देवताओं के साथ, और ऑटोमेटिकली देवता ही जीत गए, है ना। तो ये स्टोरी से हम ये सीख सकते हैं प्रेजेंस ऑफ माइंड, एनालिसिस, ऑब्जर्वेशन स्किल्स। जानबूझ के वो छीके नहीं थे, इट वाज नेचुरल। अब छीक को कौन ही रोके, करेक्ट है ना। असुर समझ गए थे उस टाइम पे कि आप जानबूझ के छीके। तब कार्तिकेय आके बोलते यार इस पे छीक पे किसका कंट्रोल है ना, और तो नेचुरली आता है। और ये खेल खेल में सच्चाई सामने आ जाती है। तो आई थिंक प्रेजेंस ऑफ माइंड, ऑब्जर्वेशन स्किल्स एंड नीति को नीति से जीतना। हर टाइम शस्त्र उठाना जरूरी नहीं है, शास्त्र भी काम आता है। बिल्कुल। तो यही तो उन्होंने किया। देखो शिव परिवार की बात हो रही तो कार्तिक जी को कैसे भूल सकते हैं, मैं कार्तिक के भक्त हूँ। उनसे हम लोगों को आज के लीडर्स को क्या सीखने के लिए मिलता है? मेरी लाइफ का सबसे टर्निंग पॉइंट अगर था, वो कार्तिकेय जी की भक्ति करने से हुआ। जिसे हम कहते हैं ना कि वो विक्ट्री के गॉड है, राइट, आर्मी के चीफ है वो। अब आपको पता है कर्नाटका में कोके सुब्रमण्यम करके एक मंदिर है। ऐसा कहते हैं कि नागराज वासुकी, उनको ना गरुड़ देव ने अटैक किया था, और उनसे बचने के लिए उन्होंने
महादेव जी की आराधना की और वहां पे उनको ये वरदान था कि कार्तिकेय आके लाइफ टाइम उनकी वहां पे रक्षा करेंगे। तो आई थिंक जब आपने कुछ चीज कमिट किया ना, वो आप ऑनर भी करते हो। एंड एक रियल वॉरियर का सबसे बड़ा होता है कि वो जो वचन देते, कमिटमेंट देते। तो आज भी हम ऐसा कहते हैं कि उनका स्पिरिचुअल प्रेजेंस वो कुके सुब्रमण्यम में है। आपने सचिन तेंदुलकर की बात की, आपको पता है जब उनका डाउनफॉल हुआ था तो उनको ये किसी पंडित ने ये एडवाइस किया था कि आप कुके सुब्रमण्यम जाओ अपने परिवार के साथ, 2 दिन पे वहां पे ना सर्प संस्कारा की पूजा होती है, वो आप करो और फिर आप देखो आपका कमबैक कितना स्ट्रांग होता है। और ये ऑन रिकॉर्ड है कि सचिन तेंदुलकर ने जब वो पूजा की उसके बाद उनका जो ग्राफ है दैट इज अ गेम चेंजर। उसके बाद बहुत सारे लोग वहां पे गए, इंक्लूडिंग बॉलीवुड एक्टर्स, पॉलिटिशियंस, हम किसी एक का नाम नहीं लेंगे, बट ये ऑन रिकॉर्ड है कि जिसने वो पूजा की है उनका सक्सेस आप बाद में देखो, इट्स अनस्टॉपेबल। आपने किया वो वाली पूजा? यस। अरे इनफैक्ट मैं आपको एक और चीज बता सकती हूँ कि कार्तिकेय भगवान की अगर हम बात करते हैं तो यू नो जब आप कोई बिजनेस मीटिंग में जाते हो, ऐसे मैं कोई एस्ट्रोलॉजर नहीं हूँ बट मैं ये मानती हूँ कि हर एक देवता ना इनका एक पर्पस होता है। करेक्ट। आप जब प्रार्थना भी करते हो, एग्जाम्पल को किसी को संतान नहीं होता है तो कोई स्पेसिफिक मंदिर में जाते, कोई मन्नत के मंदिर में जाता है। मैं ये मानती हूँ कि स्पेसिफिकली अगर आपको कोई बिजनेस डिसीजन लेना है या बिजनेस में आगे बढ़ना है तो माय पर्सनल एक्सपीरियंस, मेरा पर्सनल सजेशन एक्सपीरियंस ये कहता है आप कार्तिकेय जी के मंदिर में एक बार जाके सिर्फ प्रार्थना करो कि मैं जो भी डिसीजन ले रहा हूँ या ले रही हूँ या मुझे जो भी ये जंग में आगे बढ़ना है विजेता प्राप्त हो। तो आई थिंक आई डोंट नो सम डिफरेंट एनर्जी एंड पिछले 3 साल से मैं ये अनुभव कर चुकी हूँ एंड मैं इसलिए लोगों को बताती हूँ ये चीजें कि मैं आपको कोई पर्टिकुलर भगवान को मानने के लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं बस ये बोल रही हूँ कि वो एनर्जी को एक बार एक्सपीरियंस करो, वो मंदिर जाके सिर्फ प्रार्थना करो। प्रार्थना करने में कोई हार्म नहीं है, राइट? करेक्ट। एंड इट वर्क्स वंडर्स। करेक्ट। यस। भगवानों की बात होगी तो भगवान विष्णु को कैसे छोड़ सकते हैं? मैं खुद स्वयं वासुदेव। तो विष्णु जी की बात करें तो विष्णु जी पालनहार थे जी। करेक्ट, पालनहार हैं, क्या बोल रहा हूँ मैं अभी जी। तो विष्णु जी से लीडरशिप स्किल सेट्स, उनसे तो बहुत ही कुछ सीखने के लिए, बिकॉज़ वो तो सब कुछ मैनेज कर रहे हैं जी। तो कुछ कोई 2-3 ऐसी चीजें जो लोगों को लगता है, मतलब मुझे लगता है कि जो लोगों को पता होनी चाहिए कि विष्णु जी के XYZ काम करने से या उनके इन तरीके से लोगों को बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है अगर आप ध्यान से उन सब चीजों को ऑब्जर्व करो तो। सिंपल ट्रस्ट बिल्डिंग। 4 महीने विष्णु जी निद्रा में जाते तो उनकी जगह पे कौन ध्यान रखता है? महादेव जी। राइट। जब आपने आपके को फाउंडर को या जो आप जिन पे ट्रस्ट करते हैं, अगर आपने वो काम उनको डेलीगेट कर दिया है फिर उसमें कोई सवाल नहीं आना चाहिए। करेक्ट। तो ट्रस्ट भी किसको करते हो ये भी बहुत मैटर करता है ना। करेक्ट। डेलीगेट भी किसको किया ये बहुत मैटर करता है। तो ये सबसे बड़ी हम लीडरशिप की अगर एंगल की बात करें कि हमें पता है कि अगर मैं अवेलेबल नहीं हूँ मेरा काम रुकेगा नहीं, दुनिया रुक जाती है उस टाइम पे नहीं ना। लोग शिव की आराधना करते हैं, कितने लोग व्रत रखते हैं। ट्रस्ट एंड सरेंडरेंस, ये 2 चीज हम सीख सकते हैं। ठीक है जी। चाणक्य नीति अर्थशास्त्र अगर लोगों को समझना है, पढ़ना है तो कोई ऐसा सोर्स है जो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहोगे कि यहाँ से जाके आपने ये सारी चीजें के बारे में पढ़ाई कर सकते हो? देखिए इट वोंट बी फेयर इफ आई डोंट टेक दिस नेम 100%। और ये मैं दिल से कहना चाहूंगी जितने भी डॉक्टर राधाकृष्ण पिल्ले की बुक्स है ऑन चाणक्य नीति या चाणक्य अर्थशास्त्र, 21 किताबें हैं, सारी बेस्ट सेलर्स है, वो 100% पढ़नी चाहिए। और अर्थशास्त्र अगर पढ़ना है तो RP कांगले की कौटिल्य अर्थशास्त्र वॉल्यूम 2 ग्रीन कलर की बुक है, हमने उसी से पढ़ाई की। और हमने राधा सर की बुक्स, बिकॉज राधा सर की बुक्स में द क्वालिटी ये है ना कि सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है तो आप रिलेट भी कर पाओगे एंड सारी बुक्स ऑफ कोर्स बेस्ट सेलर्स है। तो ये 2 मैं रेकमेंड करना चाहूंगी। करेक्ट। अगर लोगों को आपसे कुछ कनेक्ट करना है, लीडरशिप ट्रेनिंग करानी है, कुछ स्किल सेट सीखनी है तो लोग आपसे कनेक्ट कैसे कर सकते हैं? वेबसाइट से, आपके पॉडकास्ट से, ठीक है, इंस्टाग्राम से, लिंक्डइन से। मेरे हिसाब से देखो अगर किसी भी इंसान में वो सीखने की क्षमता है ना, हम सिखाने के लिए रेडी है। करेक्ट। लाइक हम कहते हैं ना कि अच्छे टीचर को भी अच्छे शिष्य की जरूरत होती है। यू कैन ओनली टीच ए टीचेबल। यस। करेक्ट। तो 100% दैट इज देयर। एंड मैं तो यही बोलूंगी कि अगर कोई ये पॉडकास्ट देख लेता है
ईमानदारी से, तो बहुत सारे लीडरशिप, बिजनेस लेसन्स, साइकोलॉजी लेसन्स, लाइफ लेसन्स यहाँ से ही सीखने मिल जाते हैं। Correct. इतना भी अप्लाई कर दिया ना ऑन अ बेस लेवल, आप देखो वो इंसान की लाइफ में क्या परिवर्तन आता है। बेसिक चीजें जैसे हमने डिस्कस की कि यू नो मेजॉरिटी डज नॉट विन, या इम्पल्सिव डिसीजंस मत लो, डिस्कस बिफोर यू डिसाइड, बेसिक लेसन्स है ये, बट लाइफ में बहुत इम्पैक्ट करता है। करेक्ट जी। इन अमेजिंग थॉट्स, इन अमेजिंग लाइंस के साथ ही ना हम लोग आज ये पॉडकास्ट को यहीं पे फिनिश करेंगे। थैंक यू सो मच मानसी, थैंक यू सो मच। इट वाज एन ऑनर, और ये मेरा सौभाग्य है कि आपको लगा कि मैं इस लायक हूँ पॉडकास्ट में आने के लिए। कन्वर्सेशन बहुत ही बढ़िया रही है हमारी ये पॉडकास्ट। आई एम श्योर कि ना सब लोगों को बहुत ही पसंद आएगा। और चाणक्य नीति, चाणक्य अर्थशास्त्र, जो लोगों को लगता है कि ना शायद पुराने टाइम की बातें हैं, ऐसा नहीं है। आज की डेट में भी ना सिचुएशन सेम है, टेक्नोलॉजी डिफरेंट हो सकती है, आपका ना सिचुएशन डिफरेंट टाइप की आपके सामने आ सकती है, अलग अलग लेवल का आपको इशू मिल सकता है, बट वो जो इम्पैक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी, पानी तो वही है ना, हवा भी वही है, आग भी वही है, मतलब नेचर तो वही है, वही नेचर के सारे तत्वों ने मिलकर उन स्ट्रेटेजीज को उस टाइम पे कामयाब किया था, आज भी वही कामयाब करेंगे। तो आई एम श्योर कि आप लोगों को इसमें से सीखने के लिए बहुत कुछ मिला होगा। इसी के साथ मैं आप सबको थैंक यू बोलना चाहता हूँ इस पॉडकास्ट को पूरा देखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।